बहुत से ऐसे लोग देखे जिनके हाथ में भाग्य रेखा थी ही नहीं, और ऐसे लोगों ने बहुत अच्छी ग्रोथ की, करोड़पति हुए। बिल्कुल वो कुंडली आपके जीवन का ब्लूप्रिंट होती है। बिना पूछे, बिना एस्ट्रोलॉजर के जानकारी के तो कोई ऐसे अपने आप को नहीं प्रिडिक्ट करना चाहिए। कई बार लोग गलत रत्न भी धारण कर लेते हैं। अपनी समस्या बताओ और शांत होकर बैठ जाओ। जो फर्जी एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो आपकी ही बातों को घुमाकर आपको प्रस्तुत कर देते हैं, जबकि जो सही एस्ट्रोलॉजर होता है वो कभी डराएगा नहीं। एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के द्वारा चुना गया एक साधक है। बड़ी दुर्घटनाओं को बहुत छोटे रूप में परिवर्तित करने का जो हुनर होता है वो एस्ट्रोलॉजर में होता है, अगर वो सही है तो। हर राशि का अपना एक ऑरा होता है, हर राशि की एक अपनी पर्सनालिटी होती है। मेष राशि के लोगों का ऑरा बहुत बड़ा होता है, तो सूर्य को मुट्ठी में बंद नहीं करा जा सकता। तो सिंह राशि वैसी होती है। कन्या राशि बहुत अच्छी राशि होती है। एक काम हाथ में लेते हैं उसको अधूरा नहीं छोड़ते, संघर्ष बहुत करते हैं। 75 साल पहले हम चले जाएं तो चंद्र राशि का प्रावधान नहीं था। हमारी पर्सनालिटी को डिफाइन अगर कोई करता है तो हमारा लग्नेश करता है। ये चीजें हमारी जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स लेकर आती हैं। तभी कुछ गोचर ऐसे होते हैं जिसमें बाढ़ का संकेत मिलता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ऐसी चीजें हम घर में लाके रख सके जिससे हमारे ग्रस्त जीवन में आपस में एक सामंजस्य नहीं बन रहा है वो बनने लगे। शनि जनरली तलाक कराता है, मंगल तो मृत्यु तक ही ले जाता है। आपकी पति की या पत्नी की कुंडली में ऐसा कोई योग है दो शादी का और आप चाहते हो कि उसकी दूसरी शादी ना हो, तो आप अपने ही पति पत्नी से दोबारा विवाह कर लीजिए, पुनर्विवाह। प्रकृति ज्योतिषी को चुनती है, ज्योतिषी प्रकृति को नहीं चुन सकता। ज्योतिष का जो महासागर बहुत गहरा है, ज्योतिषी में भी कई शाखाएं हैं। वैदिक ज्योतिष है वो ज्यादा शास्त्र सम्मत है। वहीं जिनकी अगर आंखें बहुत छोटी है किसी महिला की, तो ऐसी महिलाएं बचत करने में बहुत विश्वास रखती हैं। अधिकांश आप जितने एस्ट्रोलॉजर देखेंगे उनकी नाक बहुत लंबी होगी। ऐसी महिलाओं की सेक्सुअल लाइफ बहुत अच्छी होती है। जिन महिलाओं की गर्दन बहुत ऊंची और लंबी होती है, ये मेल पसंदीदा होती हैं। कान के पीछे तिल होना अल्पायु को दर्शाता है। महिलाओं के पति का या लव पार्टनर या लाइफ पार्टनर का भाग्य उदय इनसे शादी करने के बाद होता है। नए नए व्यंजन को ये चखना चाहते हैं और ये बहुत ज्यादा फूडी होते हैं। Hello friends, welcome back to our new podcast. My name is Swati Bindha from creative agency Shout Out of the Box. So आज हम फिर एक बार अपनी उन्हीं प्यारी सी एस्ट्रोलॉजर तंत्र मंत्र विद्या विशेषज्ञ के साथ में आए हैं, क्योंकि हमें आपका भर के प्यार मिला है, ढेर सारा प्यार मिला है, ढेर सारे कमेंट्स मिले हैं, और आपके इन्हीं प्यार को देखते हुए एक बार फिर हम लेकर आए हैं अपना ये पॉडकास्ट, जिसमें हम कुछ अलग बातें करेंगे जो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है। तो बेसिकली अगर मुझे इस पॉडकास्ट का नाम देना पड़े तो आई वुड से डार्क साइड ऑफ एस्ट्रोलॉजी। जी हाँ, ये तो हम सब ने बहुत सुना है कि एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी होती है, बट उसके बहुत सारे नेगेटिव साइड्स होते हैं जिसकी वजह से हम में से कई सारे लोग एस्ट्रोलॉजी से मुंह फेर चुके हैं या फेरते रहते हैं, so much so on. So let's just start our new podcast with श्रीमती आशा जैन। हेलो मैम। हेलो, राधे राधे। कैसे राधे हैं? राधे। मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ, ईश्वर की कृपा है। आपके व्यूअर्स को आपका लास्ट पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा था, और उसी की वजह से इतने सारे डीएम्स, इतने सारे क्वेश्चंस की वजह से हम बहुत जल्दी अपना ये नेक्स्ट पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो आप कुछ कहना चाहती हैं? देखो स्वाति, जब भी हमारा व्यूअर्स का हमको प्यार मिलता है तो बहुत दिल को सुकून मिलता है। लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो गई, क्योंकि एक पॉडकास्ट के लिए बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं। सामने आप बैठी होते हो, हम बैठे होते हैं, लेकिन हमारे पीछे भी हमारे कैमरामैन होते हैं, हमारे एडिटर्स होते हैं। काफ़ी सारी उनकी मेहनत होती है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारा हमको सपोर्ट रहता है उनका। तो जब भी कोई हमारा पॉडकास्ट या वीडियो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होता है या बहुत पसंद में आता है, तो नो डाउट्स हम सारे टीम मेंबर्स की मेहनत को सफलता मिलती है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर या इस पॉडकास्ट में पहली बार मुझसे रूबरू हो रहे हैं, तो एस्ट्रो विद आशा मेरा यूट्यूब चैनल है, जरूर से आप उसको एक बार जाकर विजिट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंस्टा और एफबी पर भी हम उपलब्ध हैं, उस पर भी आप हमको देख सकते हैं। मेरा साथी प्रयास होता है कि मैं अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनको सच्चाई से अवगत कराऊं। मैं कोई भी ऐसी बात या कोई भी ऐसी रेमेडी नहीं दूं जो शास्त्र सम्मत ना हो, या ऐसी ना हो जो सनातन की मान मर्यादा को खंडित करती हो। तो इसी वजह से मैं थोड़ा पॉडकास्ट हिंदी में भी करने का प्रयास करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनका कहना होता है मुझसे कि मैडम, इंग्लिश में तो बहुत सारे ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाता है, हमारे समझ में ही नहीं आता, सर के ऊपर से निकल जाता है। और चूंकि हम हिंदुस्तान में भारतवंशी है, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो हमें हिंदी में ही बात करना चाहिए।
बिल्कुल। तो पिछली बार जो हमने पॉडकास्ट किया था वो तंत्र मंत्र के ऊपर आधारित था, काफ़ी सीरियस मैटर था, बट इस बार हम कुछ नया एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी का डार्क साइड है। तो बहुत सारे हमारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, अगेन हमारी टीम के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मुझे पूरी एक लिस्ट दी है मेरी टीम ने। एस्ट्रोलॉजी के लिए ऐसा है कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जिसमें से कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने शायद कुछ सालों का ज्ञान अर्जित किया या कुछ महीनों का ज्ञान अर्जित किया है, बट वो अपने आप को एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं, और उनके गलत प्रिडिक्शंस की वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, जिसकी वजह से हम एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता कम है। करते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। तो बस वही नेगेटिव साइड को आज हम थोड़ा सा ओपन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ अपनी हस्तरेखाओं से। तो आप थोड़ा सा ये हस्तरेखाओं का ज्ञान बताएंगे, इनमें कौन सी हस्तरेखा ऐसी होती है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और क्या ये हस्तरेखाएं सच में इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि आप आज कल परसों आपका पूरा फ्यूचर बता सकते हैं? देखो स्वाति, किसी की भी जन्म कुंडली उसका ब्लूप्रिंट होता है जीवन का, वैसे किसी का भी हाथ उसके जीवन का ब्लूप्रिंट होता है। बिल्कुल। बस सामने वाला जो देखने वाला है वो उसकी कितनी महारत है या कितनी उसको उस चीज़ का ज्ञान है, नॉलेज है, उसने कितना इस पर रिसर्च किया है, उसका अनुभव क्या कहता है। देखो, किसी डिग्री को पा लेना एक अलग बात है और किसी डिग्री का अनुभव होना एक अलग बात है। आपने देखे होंगे कि डॉक्टरी पेशा कैसा होता है। एक सर्जन है जो बहुत बुजुर्ग है और एक सर्जन है जो अभी नया-नया बना है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि एक नया सर्जन भी बहुत एक्सपर्टीज़ हासिल कर लेता है, बड़ा सर्जन बन जाता है और एक बुजुर्ग व्यक्ति भी उतनी एक्सपर्टीज नहीं प्राप्त कर पाता। बिल्कुल। फर्क होता है कि उसके हाथ के नीचे से कितने केसेस निकले हैं। हम्म। क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत मैटर करती है एस्ट्रोलॉजी में और हस्तरेखा में। एग्जैक्टली। आप कितना भी किताबों से पोथी पढ़ पढ़ प्यार की पंडित भया ना कोई वाला हाल है। आप कितनी पोथियाँ कितने ग्रंथ भी बाँच लो, कितना भी आप डिग्री ले लो, जब तक आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, जब तक आप अपने क्लाइंट्स को बार-बार उसको देखोगे नहीं, नया निष्कर्ष नहीं निकालोगे, बार-बार नई-नई तरीके की हस्तरेखाओं से आपका सामना नहीं होगा, तब तक आपके पास अनुभव का जो एक डिग्री आती है ना निचोड़, वो नहीं आएगा। हमारी हस्तरेखाओं में हमने कई क्लाइंट्स की हस्तरेखाएँ देखी हैं और उसमें क्या होता है कि जीवन रेखा सबकी एक जैसी होती है, कई लोगों की मस्तिष्क रेखा एक जैसी होती है, कई लोगों की हृदय रेखा एक जैसी होती है, लेकिन पर्वत एक से, लेकिन उनकी ज़िंदगी में जो प्रभाव है वो अलग-अलग है। मतलब अगर सेम उसकी भाग्य रेखा जा रही है, मणिबंध से निकल कर पूरी सूर्य पर्वत तक जा रही है, लेकिन फिर भी मैंने ऐसे जातक देखे जिन्होंने अपने जीवन में गरीबी का बहुत लंबे समय तक देखा है गरीबी को, और बहुत से ऐसे लोग देखे जिनके हाथ में भाग्य रेखा थी ही नहीं और उनको पहला क्वेश्चन रहता था, मैडम मेरे हाथ में भाग्य रेखा नहीं है तो क्या भाग्य नहीं चलेगा? और ऐसे लोगों ने बहुत अच्छी ग्रोथ की, करोड़पति हुए। तो रेखाओं की लंबाई, गहराई, उनका कितनी घनिष्ठ है, कितनी प्रबल है, कितनी हल्की है, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अगेन हमारा अनुभव हमको ये सिखाता है कि किस व्यक्ति की कौन-सी रेखा बली है, कौन-सी रेखा मजबूत है, कौन-सी रेखा कमज़ोर है। ज़रूरत नहीं है कि अगर आपके हाथ की रेखा कोई बहुत लंबी-चौड़ी और डार्क है, तो आपका वो ये डेस्टिनी हो गई कि आपका भाग्य प्रबल ही होगा, अ, आप कर्मठ भी नहीं रहेंगे, आप आलसी रहेंगे तो भी आप आगे बढ़ जाएँगे या करोड़पति हो जाएँगे, ऐसा नहीं होता। हाथ की रेखाएँ मजबूत करने के लिए आपको कर्म प्रधान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी ने ये बहुत अच्छी पंक्तियाँ बोली है कि भाग्य तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। तो बिल्कुल। जिनके हाथ नहीं होते वो भी सक्सेस पाते हैं, वो भी आगे बढ़ते हैं। तो कर्म प्रधान ये हमारी दिनचर्या होनी चाहिए और कर्मों को हमें ध्यान में रखकर ही फिर हमारी हाथ की रेखाएँ, अगर आप किसी हस्तरेखा वाले विशेषज्ञ को दिखाते हैं तो वो प्रिडिक्ट करता है और प्रिडिक्शन 99.9% सटीक होता है अगर उसका अनुभव बहुत अच्छा है, अगर वाक़ई उसने उस चीज़ को गहन साधना के साथ ग्रहण किया है और वाक़ई अगर वो उसका जानकार है तो। जैसे आपने ये बहुत अच्छी लाइन बोली है कि जिनके हाथ नहीं होते रेखा है तो उनकी भी होती ही है। सो सेम उसी तरीके से जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, क्या हम उनकी कुंडली निकाल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम, कई सारे लोग हैं। 80s के पहले के तो शायद बहुत सारे लोग होंगे। 80 या 90 के बाद के जो हमारे क्लाइंट्स हैं, उनके तो इस समय तो जन्म प्रमाण पत्र का बहुत सारा चलन हो गया था। कुछ
ऐसे संविधान में प्रावधान हो गए थे कि जन्म प्रमाण पत्र बनवाना कंपलसरी कर दिया था। तो इन लोगों की तो डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस मिल जाता है, लेकिन 80 के पहले के जितने ज़्यादा हमारे क्लाइंट हैं उनका बहुत सारा ऐसा होता है कि डेट सही नहीं है या वो मार्कशीट से देखकर बताते हैं और कई बार वो सही नहीं होती है। ऐसे जातकों की कुंडली जब हमको बनानी होती है तो फिर ऐसे लोगों की प्रश्नाधीन कुंडली बनती है। आप हमारे पास आए, आपने हमसे एक प्रश्न किया, उस प्रश्न के समय में जो ग्रह गोचर नक्षत्र काम कर रहे होते हैं और जो जन्म कुंडली के 12 भावों में जो ग्रह उस समय गोचर कर रहे होते हैं उसके अनुसार उसकी फिर हम कुंडली बनाते हैं। चंद्र की अवस्था को देखा जाता है, सूर्य के बल को देखा जाता है और बहुत सारी चीज़ों को प्रेडिक्ट करके बनाकर फिर हम उसकी एक जन्म कुंडली बनाते हैं और फिर उस प्रश्न आधारित जन्म कुंडली से हम उसका भविष्य जो है वो प्रेडिक्ट करते हैं। क्या मतलब जैसे शायद आपको ये थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि कितना मूर्खता भरा क्वेश्चन है, बट क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता है इसलिए मैं उन लोगों को लेके चल रही हूँ जिन्हें एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता है। तो मैं आपसे बहुत सारे सिली क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। उसमें से सबसे पहला ये है कि क्या सच में हम अपना पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट अपनी हस्तरेखा या अपनी कुंडली के थ्रू पता कर सकते हैं? हाँ, देखिए, अगर आपको अपने एस्ट्रोलॉजी के बारे में एबीसीडी भी नहीं मालूम, आपको हस्तरेखा के बारे में एबीसीडी भी नहीं मालूम, बिल्कुल। हालांकि ऐसा व्यक्ति अब मिलना मुश्किल है क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब है, बहुत सारे ज्ञाता हैं, बहुत सारे जानकार हैं इस दुनिया में जो बहुत सारी चीज़ें रेमेडीज बताते रहते हैं, प्रिडिक्ट करते रहते हैं। हाँ, पहले का दौर ऐसा था कि लोगों को 12 राशियों के नाम भी ठीक से नहीं मालूम होते थे, लेकिन अब तो किसी भी अननोन पर्सन से अगर हम जब पूछते हैं या हमसे वो कुंडली दिखाने आता है तो उसको अपना लग्न, गोचर, लग्नेश, पंचम भाव, सप्तम भाव सारा कुछ पता होता है क्योंकि वो ऑलरेडी किसी सॉफ्टवेयर में अपनी कुंडली को देखकर आया हुआ होता है। लेकिन फिर भी आपने जो क्वेश्चन किया कि अगर हमें कुछ भी नहीं मालूम अपने बारे में, तो क्या होता है, अगर स्वाति, अगर आपको अपनी जन्म कुंडली नहीं मालूम या आपने मानो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आए या हमारे पास आए, आपने प्रश्नाधीन एक कुंडली बनवाई, तो बिल्कुल वो कुंडली आपके जीवन का ब्लूप्रिंट होती है। आप उससे अपना पास्ट भी देख सकते हैं, आप उससे अपना फ्यूचर भी देख सकते हैं, उससे आप अपना वर्तमान भी पता कर सकते हैं कि आपके प्रेजेंट में अगर कोई दिक्कत चल रही है, परेशानी चल रही है, तो किस ग्रह के कारण चल रही है, या आपका कौन-सा दशा ऐसी है जो आपके अनुकूल नहीं है, या आपका कौन-सा ऐसा कार्य या ऐसा कोई वर्क है जिसके कारण आपके जो ग्रह नक्षत्र हैं वो दूषित हो रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कई बार लोग गलत रत्न भी धारण कर लेते हैं ऐसा सोच के कि भई मेरी मेष राशि है तो सूर्य का है तो मैं ये रत्न पहन लेता हूँ, माणिक्य मुझको रूबी जो है वो सूट हो जाएगा। कई बार लोग आते हैं पुखराज पहन लेते हैं, बोले हमारा जो है गुरु बहुत अच्छा था, बली था, तो हमने पुखराज पहन लिया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को पुखराज सूट करे, हर व्यक्ति को नीलम सूट करे। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो शनि से रिप्रेज़ेंट होते हैं, 8 नंबर के हैं या जो मकर के हैं, कुंभ के हैं, वो नीलम धारण कर लेते हैं और कई बार उनके एक्सीडेंट हो जाते हैं। ओके। तो बिना पूछे, बिना एस्ट्रोलॉजर के जानकारी के तो कोई ऐसे आपको अपने आप को नहीं प्रेडिक्ट करना चाहिए। और अगर आप ऐसा कुछ कर भी रहे हैं तो आगे हम पॉडकास्ट में इसमें बात करेंगे कि जनरल रेमेडीज़ हमें, अगर हमें हमारी राशि नहीं मालूम, लग्न नहीं मालूम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय कुछ नहीं मालूम, तो हम जनरल रेमेडी क्या करें जिससे कि हमको सारे ग्रह जो हैं हमारे नक्षत्र हमारे हिसाब से काम करें। तो जनरली एस्ट्रोलॉजी में खेल की कोई संभावना नहीं है, ये बहुत बड़ा महासागर है। इसमें आज हम भी सीख रहे थे और सीख रहे हैं और आने वाले 20 वर्षों में भी सीखते रहेंगे। तो एस्ट्रोलॉजर एक लंबे समय तक सीखता है, फिर भी उसमें कमियां रह जाती हैं। तो जो एस्ट्रोलॉजी नहीं जानता, अगर वो फिर भी चाहता है कि मैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास ना जाऊं और अपनी कुंडली खुद देखूं, तो बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर आजकल आ गए हैं। आप अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस डालेंगे तो आपका जन्म चक्र खुलकर आ जाता है उसमें, जिसको बोलते हैं बर्थ चार्ट। उसमें एक लग्न कुंडली खुलती है और एक चंद्र कुंडली खुलती है, नौमांश भी होती है, बहुत सारी कुंडलियाँ होती हैं फिर, लेकिन जनरली लग्न कुंडली आप पर बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट काम करती है। तो आप देख लीजिए कि पहले भाव में आपके कौन सा ग्रह है और उसके अंश बल को आप देख लें। अंश बल 3 तरीके का होता है, एक वृद्ध होता है, एक बाल होता है, एक युवा होता है। वो किसी और पॉडकास्ट में फिर विस्तृत में बात करेंगे कितने डिग्री पे कौन सा अंश बल आता है। वो आप अंश बल देख लीजिए, अगर आपका 9 डिग्री से 16 डिग्री तक कोई अगर प्लैनेट है और वो लग्न में है तो वो बली कहलाएगा और फिर उसके अकॉर्डिंग आप दान कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने कलर को कैरी कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप आपके लिए जो लकी चीज़ें हैं वो कैरी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये लग्न कुंडली चक्र काम करते हैं हमारे जीवन में, नो डाउट बहुत सारा इसका उपयोग करके लोगों ने अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ पाई है।
मैं एक चीज़ और ये जानना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो कि जिन्हें अपना कुंडली पढ़वानी है या किसी इवेंट के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं जो उनके आसपास के एरिया में, बट हम कैसे ये पहचान कर पाएंगे कि वो एस्ट्रोलॉजर सही है या नहीं? देखिए, एक तो सबसे बड़ा क्लाइंट गलती क्या करता है, आप अपना भविष्य जानने गए, आप अपने वर्तमान को ठीक करने गए। हाँ। आपको जनरली जाकर सिर्फ ये बताना है कि मेरा पेट दर्द हो रहा है। फिर वो डॉक्टर बताएगा कि आपकी किडनी खराब है, लीवर खराब है, इन्फेक्शन है या कोई और प्रॉब्लम है। ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास आप गए ना, तो आपको सिर्फ ये बताना चाहिए कि मैडम मैं ये समस्या से ग्रसित हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि समस्या कैसे समाप्त होगी और भविष्य में मेरे पास और कोई समस्या तो नहीं है, मेरे को गेन कब होगा, किस उम्र में मेरे बच्चे होंगे, किस उम्र में मेरा घर बनेगा या मैं फला केस में अगर मैं कानूनी विवाद में फँसा हूँ तो कैसे मैं बाहर निकलूँगा। अपनी समस्या बताओ और इट्स ओके, आप शांत टू होकर द बैठ जाओ। पॉइंट बताना चाहिए। शांत होकर बैठ जाओ। जनरली आदमी आता है, वो बताता है मेरे घर में इतने मेंबर हैं, मेरे को लगता है मेरे फला व्यक्ति मुझसे जलता है, मेरे में ये हो गया, मेरे इतने बच्चे हैं, मेरे इतने टाइम पहले मैंने लव मैरिज की थी और मुझे पूरा वृत्तांत सुनाने लगता है। और इसका फ़ायदा जो फर्जी एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो बिल्कुल उठा लेते हैं। वो आपकी ही बातों को घुमाकर आपको प्रस्तुत कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने सब कुछ आपसे वाइवा आपका जान लिया, तो वो आपके ही फैमिली मेंबर्स में से किसी को एक सेंटर पॉइंट में रख के बताएंगे भाई फला आदमी आपसे जलता है, उसने आप पर ये किया हुआ है, आपको ये रत्न धारण करना चाहिए और ये रत्न इतने हज़ार का आएगा, या आपकी ये समस्या है, आप इसको ऐसा कर लो, वैसा कर लो, वो आपको घुमा देगा। जबकि जो सही एस्ट्रोलॉजर होता है वो कभी डराएगा नहीं। अगर उसको दिख रहा है कि आपकी लाइफ में आगे जाके एक्सीडेंट होने वाला है, तो वो आपको सांकेतिक रूप से सूचित करेगा और उसके साथ-साथ सावधानी भी बताएगा और उसकी रेमेडीज़ भी बताएगा कि आपके साथ ये एक्सीडेंट होने वाला है, ये इतना मेजर हो सकता है, लेकिन आप ये उपाय कर लेंगे, तो ये कम हो जाएगा। जनरली एस्ट्रोलॉजर क्या है? एस्ट्रोलॉजर ईश्वर नहीं है। एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के द्वारा चुना गया एक साधक है, जो आपको आपके जीवन में आने वाली समस्याओं का निराकरण बता सकता है, समस्याओं को खत्म नहीं कर सकता। पानी गिरेगा, आपको छाता लेकर जाना चाहिए, वो छाता दे सकता है आपको कि अम्ब्रेला आप लेकर निकलो, भीगोगे नहीं। इवन ऊपर से नहीं भीगोगे, नीचे से तो लिखा है, विधि का विधान है। ये नहीं कर सकता एस्ट्रोलॉजर कि पानी ही नहीं गिरेगा, जाओ मैंने बोल दिया। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो फेक एस्ट्रोलॉजर है। समस्या को जड़ से समाप्त नहीं कर सकते, वो डेस्टिनी है, वो आपकी कुंडली में है, वो आपके साथ होकर रहेगा। वही जो राम रचि राखा, राम ने जो लिख दिया है वो घटित होकर रहेगा। हम उसी क्वांटिटी, उस संकट को कम करने के लिए रेमेडी देने का प्रयास कर सकते हैं, ताकि अगर आपको जैसे रक्तपात होना है, आपका एक्सीडेंट होकर सर फूटना है, तो हो सकता है मे बी आप घर में ही सुई धागा से आपको सुई से चोट लग जाए और ब्लड निकल जाए। इतना मतलब बहुत बड़ी दुर्घटना को बहुत छोटे रूप में परिवर्तित करने का मद्दा और जो हुनर होता है वो एस्ट्रोलॉजर में होता है, अगर वो सही है तो। उसका ज्ञान सही होना चाहिए, उसका अनुभव सही होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, वो स्वार्थी नहीं होना चाहिए। उसका जो भावना हो, परमार्थ सेवा की भावना होनी चाहिए, ना कि बिजनेस की भावना कि मेरा तो 3,000 रुपये चार्ज है और उसके बाद जो मैं रेमेडी दूंगा वो भी, इसका भी इतना चार्ज, तो कमर्शियल में हो जाता है। परमार्थ की सेवार्थ वो अपना जो भी उसका 1,000 है, या स्वाभाविक है किसी ने डिग्री ली है और उसका अगर इतना सारा समय एनर्जी जा रहा है तो उसकी फीस रहेगी, बिल्कुल फीस रहना भी चाहिए। तो और गुरु दक्षिणा, फ्री की वैल्यू भी नहीं गुरु दक्षिणा के बिना तो वैसे भी आपको यश नहीं लगेगा, तो गुरु दक्षिणा का विधान है। लेकिन गुरु दक्षिणा में और लालच में और स्वार्थ में एक पतली सी महीन रेखा है, उसको आपको समझना होगा। तो अगली बार जब आप किसी सिद्ध एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं तो अपनी समस्या बताकर शांत हो जाएं। देन उसको बोलो कि सर अब आप आगे का बताइए और पीछे का बताइए, क्योंकि वर्तमान में आप हो, भविष्य आपको दिख नहीं रहा है, आप पास्ट से उसको रिलेट कर सकते हो। तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि हमारे पास्ट में क्या घटनाएं हुई हैं, एक दो आप बता दें। तो इससे आपको सही और गलत का जो है एक समझ में आ जाएगा कि हाँ ये सही है और ये गलत है। अच्छा, तो यानी कि एक एस्ट्रोलॉजर आपके कुंडली को देख करके आपके पास में जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं उनको वो बता सकते हैं, पूर्व जन्म तक को हम बता सकते हैं। अगर आपका अनुभव अच्छा है और आप वाकई एस्ट्रोलॉजर हैं, तो फिर आप पूर्व जन्म में क्या थे, किस दिशा में थे, आप उसी कुल के वापस तो नहीं आए, ये सारी चीजें वापस आती हैं। और कई लोगों की बात बिल्कुल अक्षरशः सत्य निकलती है जब हम उनको बोलते हैं दादाजी आपके वापस आए या आपकी माता जी वापस आई, तो वो रिलेट करता है कि हाँ ये हमारा बच्चा करता है और उनके शांत होने के इतने महीने के बाद मैंने कंसीव किया। देन तो पूर्व जन्म को भी बताने का जो दम है वो एस्ट्रोलॉजी में है। एस्ट्रोलॉजी आपके पूर्व जन्म को बता सकता है, एस्ट्रोलॉजी आपके आने वाले जन्म को भी बता सकता है। एस्ट्रोलॉजी 90% बता सकता है कि आपकी एज कितनी होगी, 100% का दावा कोई नहीं करता, मैं तो नहीं करती।
100% एज मैं नहीं बताती हूँ, और मुझे लगता है कोई भी नहीं बता सकता, ईश्वर का चक्र है। दुर्घटनाओं को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आपकी शिक्षा को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आपके बच्चों को, संतान को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आपकी कुंडली से आपके पति की एज ग्रोथ को हम प्रेडिक्ट कर देंगे। आपकी कुंडली से हम आपके संतान की शिक्षा क्या होगी, संतान क्या बनेगी, संतान आपको क्या सुख देगी, आपके बेटे की बहू कैसी आएगी, आपकी बेटी का दामाद कैसा आएगा, और आपके बच्चों की अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है, बहुत सारी चीज़ों को हम बता सकते हैं अगर सही भविष्यवक्ता है तो। ये जो 12 राशियां होती हैं, क्या ये इंसान की पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करती हैं? बिल्कुल करती हैं। हर राशि का अपना एक ऑरा होता है, हर राशि की एक अपनी पर्सनालिटी होती है। जैसे मेष राशि वाले होंगे जो सिंह तुल्य होते हैं बिल्कुल। और मेष राशि को आप छुपा के नहीं रख सकते। मेष राशि के लोगों का ऑरा बहुत बड़ा होता है। राइट। उनको आप कभी भी किसी से भी छुपा के नहीं रख सकते। वृष राशि के लोग जो होते हैं वो अपने आप में लोगों को बांध के रखना पसंद करते हैं। उनका एक ऑरा होता है कि वो सामने वाले को अपने से दूर जाता नहीं देख सकते। उसके बाद आप मिथुन राशि की बात करेंगे, मिथुन राशि के लोग थोड़े चंचल होते हैं, थोड़े मूर्ख भी कह सकते हैं, बातों में भावनाओं में आ जाते हैं। और कर्क राशि के लोगों का चंद्रमा की राशि है तो मन जो होता है वो चंचल। चंचल भी होता है और स्थिर भी होता है। जैसे अच्छा। 15 दिन अमावस्या का डूबा हुआ चाँद होता है, 15 दिन पूर्णिमा का उजला चाँद होता है, वैसे ही उनके मन में बहुत सारी भावनाओं का उतार-चढ़ाव होता है। वो अपने फैसलों पर अडिग नहीं रह पाते हैं। हाँ। उनके विज़न क्लियर नहीं होते हैं, कन्फ्यूज़िंग पर्सनैलिटी होती है कर्क राशि। उसके बाद सिंह राशि, सिंह जैसे कि शेर की दहाड़, हाँ, और उसका बहुत अधिपति देवता स्ट्रांग भी, होते हैं। अधिपति देवता भी जो है वो सूर्य होता है। तो सूर्य को मुट्ठी में बंद नहीं करा जा सकता, सूर्य के प्रकाश को छुपा के नहीं रखा जा सकता। तो ऐसे ही उनकी व्यक्तित्व को छुपा के नहीं रख सकते, उनको रिकग्नाइज़ेशन बहुत मिलता है। सरकार का, सत्ता का कारक जो होता है वो सूर्य होता है, और सरकार क्या होती है? सत्ता, सबको मुट्ठी में बाँध के रखने वाली हाँ। अधिपत्य, राजा। तो सिंह राशि वैसी होती है। कन्या राशि बहुत अच्छी राशि होती है। कन्या राशि को मैं इसलिए भी अच्छा बोलूँगी, मैं खुद भी कन्या राशि हूँ। तो कन्या राशि बहुत सेंसिटिव राशि होती है। 12 राशियों में अगर कोई एक राशि है जो बाकी 11 राशियों के साथ सामंजस्य बना लेगी, कंफर्टेबल ज़ोन में लेकर आ सकती है, तो वो कन्या राशि है। कन्या राशि बहुत मूवेबल राशि होती है, बहुत दयालु होते हैं, इनको बहुत मूर्ख भी बनाया जा सकता है, इनके साथ छल अच्छे से किया जा सकता है, क्योंकि ये फीलिंग्स को बहुत भावनाओं को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता में रखते हैं। अगर कोई इनसे झूठे आँसू भी बहा दे, तो ये फूलिश पर्सन की तरह, मूर्ख व्यक्तियों की तरह उसकी मदद करते हैं, और उसका रिवॉर्ड इनको कभी नहीं मिलता है। उसके बाद आ जाती है 7वीं राशि, तुला राशि। तुला जैसे तोल-मोल के बोलना है ना, तुला मतलब तराजू, उसका प्रतीक चिन्ह भी है ये, राशि चिन्ह भी है ये। ये बहुत तोल-मोल के विश्वास करते हैं। ये किसी भी व्यक्ति को विश्वास करने से पहले उसको बहुत नाप-तोल करते हैं, बहुत बार्गेन करते हैं। हर रिश्ते में ये मूल्य परख होते हैं, इनको परफेक्ट बहुत आदमी चाहिए होता है, और ये मौका परस्त भी होते हैं। अगर तुला राशि के लोग सुन रहे होंगे तो बहुत मुझे, मैं खुद भी तुला राशि हूँ। बहुत बिल्कुल बोलेंगे मैडम क्या बोल रही है। तुला राशि के लोग बहुत तोल-मोल के बात करते हैं। तुला राशि के लोग मौका परस्त बहुत होते हैं। इनको जहाँ अपना कन्वीनिएंट दिखता है ना, ये वहीं कम्फर्ट होते हैं। इनको अगर दिखा यहाँ मेरा फ़ायदा नहीं है, तो ये टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, उठ के चले जाएँगे। इनको अगर ये सामने वाले के साथ बैठे हैं, तो 100% में 50% प्रॉफ़िट इनको होना ही चाहिए। 50% इनको नहीं मिल रहा है, इनको अगर लिख रहा है कि सामने वाले का रेशियो 70 है, मेरा 30 है, ये बिल्कुल कोऑपरेशन नहीं देंगे। तो तुला राशि के लोग बहुत सेंट्रलाइज़्ड होते हैं, थोड़े स्वार्थी भी कह सकते हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं कंपेयर टू अदर पर्सन। ये अपना ही लक्ष्य लेकर चलते हैं और अपने लक्ष्य पे साबित भी करते हैं अपने आप को। फिर 8वीं राशि हो गई वृश्चिक, मंगल की राशि है, गुस्से की बहुत तेज होती है। ये भी बहुत जल्दी दोस्ती नहीं करना पसंद करते, थोड़े से शंकालु प्रवृत्ति के होते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के तलाक बहुत होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग कॉपरेशन देने में थोड़ा सा उतना अच्छा कॉपरेशन नहीं देते जीवन साथी को। दूसरा, ये अपनी बात को सबसे ऊपर रखते हैं। मैं सही हूँ, बाकी सब गलत है। अच्छा। मैं सही हूँ, बाकी सब झूठे हैं। और ये कानों देखी पर, मतलब कानों सुनी पर भी विश्वास कर लेते हैं, आंखों देखी के अलावा। तो वृश्चिक राशि के इसलिए तलाक भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये एक प्रॉब्लम है वृश्चिक राशि के साथ। उसके बाद फिर धनु की राशि आती है। धनु राशि बेस्ट राशि होती है, गुरु की राशि है, बहुत अच्छी राशि है, कोमल हृदय की होती है। कन्या राशि के बाद अगर कोई अच्छी राशि है तो धनु राशि है। इनमें एकाग्रता बहुत होती है, ऐसे लोग बहुत तरक्की करते हैं। एक काम हाथ में लेते हैं, उसको अधूरा नहीं छोड़ते। किसी काम को मन में ठान लिया, पूरा करके ही निकलते हैं। अगर इन्हें कोई चने के झाड़ पे चढ़ा दे ना, तुम ये कर नहीं सकते हो, तो फिर ये करके दिखाते हो, सही हो या गलत। इनमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ये व्यक्ति परक नहीं होते, भावना परक होते, तो ये व्यक्तियों को पहचानने में बहुत गलती करते हैं। उनके जीवन में इन्हें धोखा बहुत मिलता है। अच्छा। धनु राशि के लोग देखेंगे तो रिलेट करेंगे।
उसके बाद हमारी राशि आ जाती है 10वीं राशि मकर, शनि की राशि है। टू बी प्रैक्टिकल होती है, आंखों देखी के विश्वास करती है, कानों सुनी पे विश्वास नहीं करती। मकर राशि के लोग संघर्ष बहुत करते हैं, क्योंकि शनि की राशि है तो 42 के पहले इनका सक्सेस ग्रोथ रेट बहुत कम होता है, लेकिन 42 के बाद बहुत अच्छी सफलता इनको मिलती है। इनकी सफलता स्थायी होती है, मतलब थोड़े समय की सफलता आई, फिर विफल हो गए, बहुत गेन किया, फिर लॉस हो गया, ऐसा नहीं होता। ये गेन धीरे-धीरे करते हैं कछुए की भांति, ₹1, ₹2, ₹100, ₹200, लेकिन एक बार इनका ग्राफ अगर ऊपर चढ़ जाए, तो नीचे आना नामुमकिन होता है, क्योंकि करत करत अभ्या जड़मत होत सो जान वाला हाल है। ये बहुत घिस के हीरा बनते हैं, तो मकर राशि के लोग भी बहुत प्रोग्रेसिव होते हैं। कुंभ भी 11वीं राशि है, शनि की राशि लगभग सेम होती है। कुंभ राशि के लोग अपने जीवन साथी के रूप में बहुत अच्छे सिद्ध होते हैं। कुंभ राशि के लोगों की एक बहुत बुरी आदत होती है कि शंका बहुत करते हैं अपने जीवन साथी पे। मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स देखे हैं जिनके जीवन में अगर लड़ाई है कि सामने वाला लेडी हो या जेंट्स शक कर रहा है और बातों पे विश्वास नहीं कर रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है। अगर उनके लाइफ पार्टनर, लव पार्टनर की कोई बुराई करते बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। उनके बिजनेस पार्टनर की कोई बुराई कर दे बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ये एक इनकी कमी रहती है। ओवरऑल कुंभ राशि के लोग बहुत अच्छे होते हैं। भूमि वाहन इनको बहुत मिलता है, सुख। कम समय में तरक्की करने का योग इनको नहीं होता, क्योंकि शनि प्रधान है, तो इनकी भी जो ग्रोथ होती है बहुत धीरे-धीरे होती है। अगर कोई व्यक्ति कुंभ राशि का है, उसने अनुशासन को अपना लिया और कड़ी मेहनत को अपना लिया और उसके बाद उसने आलस्य को त्याग दिया, तो फिर उसका कोई रोक नहीं सकता। मतलब बहुत निश्चित रूप से तरक्की करता है और एक परमानेंट तरक्की करता है, और इतनी ज़्यादा ये लोग हेल्थ और वेल्थ बनाकर जाते हैं, आने वाली 7 पीढ़ियाँ बैठकर खाती है। फिर लास्ट 12वीं राशि है मीन। मीन राशि के जातक अगेन फिर गुरु हैं। इनकी शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी होती है, इनको सीखने की बहुत अच्छी चाह रहती है, इनमें क्यूरोसिटी बहुत रहती है। ये किताबें बहुत पढ़ना पसंद करते हैं, नई-नई चीज़ें सीखने में, ज्योतिष सीखने में और कलाकारी सीखने में इनका बहुत रुझान होता है, बहुत ध्यान होता है। सामने की बात को सुनने का माध्य बहुत रखते हैं। अगर आदमी 1 घंटे बोले, 1 घंटे सुन सकते हैं बिना कुछ बोले, बिना कुछ आर्ग्यू किए। क्वेश्चनिंग नहीं करते हैं किसी के भी चरित्र पर, चाल चरित्र पर, किसी की बातों पर वाचक चिन्ह कभी नहीं लगाते। तो मीन राशि भी बहुत अच्छी और पैशनेट होती है। तो ये इस तरीके से हर राशि का अपना एक स्वरूप होता है, हर राशि का अपना एक कल्चर होता है। एक तो सनशाइन होता है, एक मून शाइन होता है। तो बेसिकली बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है, इंक्लूडिंग मी एंड माय टीम, कि लोग की एक तो कुंडली वाली राशि हो गई और दूसरा जो हम लोग ये मंथ वाइज लेते हैं, तो बेसिकली जो सबसे कारगर राशि होती है वो कौन सी होती है? देखिए, पहले वैदिक समय में, आज से 70 साल या 75 साल पहले हम चले जाएं, तो चंद्र राशि का प्रावधान नहीं था। पहले सूर्य राशि से ही गणना की जाती थी। सूर्य राशि जो हमारी कुंडली, देखिए कुंडली के 3 चक्र होते हैं, 2 चक्र प्रमुख होते हैं अभी। जैसे मैंने एक बताया लग्न चक्र, जिसमें आपके लग्नेश जहाँ विराजमान होते हैं वो आपकी लग्न मानी जाती है। ऐसी जिस 12 भाव में प्रथम भाव में सूर्य जहाँ स्थापित हो, उसको कहा जाता है सूर्य चक्र। अच्छा, अभी हम चंद्र राशि से गणना करते हैं, यानी चंद्र हमारे जिस पहले भाव में जहाँ स्थित है उसमें जो नंबर लिखा है। जैसे अगर मेरे कुंडली के 12 भाव हैं, उसके प्रथम भाव में 3 लिखा है और वहाँ चंद्रमा लिखा है, तो मेरी मिथुन राशि। अच्छा, अगर चंद्रमा लिखा है, प्रथम भाव में चंद्रमा है और उसमें 6 लिखा है, तो मेरी कन्या राशि। ऐसे ही पहले जब प्रेडिक्शन होता था तो सूर्य पर आधारित होता था। तो जैसे मेरे प्रथम भाव में अगर सूर्य लिखा है और वहाँ पर 2 लिखा है, तो मेरी वृषभ राशि हो गई। 11 लिखा है तो कुंभ राशि हो गई, 12 लिखा तो मीन राशि हो गई। तो पहले सूर्य राशि से ही गणना की जाती थी। बाद में कालांतर में उसमें परिवर्तन हुआ। केपी होरा, पारासर ज्योतिष शास्त्र आए, तो इन्होंने चंद्र राशि पे गणना की और फिर ये माना जाने लगा कि सूर्य राशि से ज़्यादा सटीक गणना अगर किसी की हो सकती है तो चंद्र राशि पर आधारित होती है। तो फिर चंद्र राशि को हम लोग मानते हैं। हमने भी जो शिक्षा दीक्षा ली है चंद्र राशि पर ही ली है। तो यानी कि जो मंथ वाइज रहती है कि अगर आप दिसंबर बॉर्न है तो आप सेजिटेरियस, बिटवीन दिस टू दिस दिसंबर आप है तो आप सेजिटेरियस है, नहीं तो आप कैप्रिकॉर्न है, तो ये वाली जो राशियां होती हैं ये जनरली आपकी लग्न चक्र होता है वो कभी नहीं बदलता। ओके, आपका चंद्र चक्र हो गया या सूर्य चक्र हो गया, कुंडली जो हो गई चार्ट, कभी नहीं बदलती है। जो दैनिक भविष्यवाणियाँ की जाती है, जो मासिक भविष्यवाणियाँ की जाती है, वो ग्रह गोचर के नक्षत्र के अनुसार की जाती है। बिल्कुल। तो एक बार आपने अपना सॉफ्टवेयर में DOP डाला और उसमें आपने देखा आपका चंद्र कहाँ स्थापित है, वो हो गई आपकी राशि।
वो परमानेंट रहेगी, वो कभी नहीं बदलेगी, जीवन के किसी मोड़ पे नहीं, कभी नहीं। और जहाँ आपका लग्न चार्ट में पहले भाव में जो राशि लिखी है वो हो गया आपका लग्न चार्ट, वो हो गया लग्नेश। जैसे मैंने आपको समझाया, अगर आपने लग्न खोली उस पर 6 नंबर लिखा है तो आपकी कन्या लग्न है, हाँ 8 लिखा है तो वृश्चिक लग्न है, ऐसे लग्न पढ़ते हैं। और जहाँ चंद्रमा स्थापित होता है वो राशि होती है चंद्र राशि, ओके वो कभी नहीं बदलती है। बाकी दैनिक राशिफल और जो मासिक राशिफल होता है, वार्षिक राशिफल होता है, इसको प्रिडिक्ट करने का एक अपना तरीका होता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष नहीं होता है, वो एक जनरल दे दिया जाता है कि इस राशि का इस नंबर से इस नंबर तक जन्म लेने वाले का ये प्रिडिक्शन हो सकता है, जो संपूर्ण मेष राशि पे असर करेगा। और जो गणना एस्ट्रोलॉजर करता है जब आपकी कुंडली देखकर, तो व्यक्ति परख होती है, वो पर्टिकुलर आपके ग्रह नक्षत्र पड़ता है, पर्टिकुलर आपकी शिक्षा, आपकी दीक्षा, आपका कैसा ईयर रहेगा, कैसा आपका मंथ जाएगा, कैसी आपकी होली जाएगी, कैसी नवरात्रि जाएगी, कैसा दशहरा जाएगा, कब आपको शादी होगी, किस वर्ष में बच्चे होंगे, किस वर्ष में मकान बनेगा, फिर वो आपका पर्टिकुलर करता है। तो बेसिकली हमें हमारा प्रेडिक्शन पर्टिकुलर व्यक्तिगत कराना चाहिए। और जो ये जन्म आधारित जो राशियाँ हैं, ये उतनी ज़्यादा रिलेट नहीं होती, टेंटेटिव ये कुछ चीज़ें काम करती हैं, लेकिन एग्जैक्ट नहीं होती। तो सिर्फ आप अपनी राशियों के आधारित पे आप अपना पूरा चार्ट एनालाइज नहीं कर सकते, आपको आपका प्रॉपर चार्ट चाहिए एनालाइज करने के लिए, हर इवेंट्स को समझने के लिए। हाँ बिल्कुल, अगर आपको आपका लग्नेश मालूम होगा, आपको आपका भाग्येश मालूम होगा, आपको अगर आपके कारक ग्रह मालूम होंगे, तो आप उनकी रेमेडी करके ज़्यादा अच्छा भाग्य को बढ़ा सकते हैं, है ना। लग्नेश मतलब हमारा ओवरऑल व्यक्तित्व, हमारी पर्सनालिटी को डिफाइन अगर कोई करता है तो हमारा लग्नेश करता है ना। लग्नेश यानी जो लग्न के प्रथम भाव में बैठा है वो हमारा लग्नेश हो गया। अब हमारा लग्नेश उच्चस्थ है, नीचस्थ है, नीच राशि में तो नहीं बैठा, किसी शत्रु ग्रह से पीड़ित तो नहीं है, किसी पापी ग्रह से पीड़ित तो नहीं है, ये चीजें हमारी जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स लेकर आती हैं। अगर आपका लग्नेश पीड़ित है, किसी पापी ग्रह की उस पर दृष्टि है, तो आपको अपने जीवन में बहुत सारे रोगों का सामना करना पड़ सकता है। आप इंट्रोवर्ट हो सकते हो, आप अपनी बात को सही सलीके से, सही तरीके से, सही जगह पर नहीं रख पाते हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती है। ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी दबी हो सकती है। वहीं अगर किसी का लग्नेश बहुत अच्छा है, उसका अंश बल बहुत अच्छा है, वो अच्छे ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, उसकी दृष्टियाँ उसको अच्छी मिल रही हैं, तो फिर ऐसा व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत अच्छा होता है। जो हम अमिताभ बच्चन हैं, शाहरुख खान है, ये अपनी बात को बहुत अच्छे से रख पाते हैं, है ना, शर्मीले नहीं है, इंट्रोवर्ट नहीं है, बहुत अच्छे से अपने आप को अपनी बात को कई सही सलीके से और तरीके से कह पाते हैं। लेकिन रिजेक्शन इनने भी झेला है अपनी लाइफ में, बिल्कुल। तो इन्होंने रेमेडीज की। तो आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा नीलम एक अमिताभ बच्चन जी ने पहना है, 2 नीलम पहने, उसके बाद से उनकी लाइफ में ग्रोथ आई है। तो ये सब चीज़ें होती हैं और इन पर विश्वास करना चाहिए। जो आपने अभी प्लैनेटरी ट्रांजिशन की बात करी है, जो गोचर होता है राशियों का, तो उसका हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? क्योंकि हमारी डेली के भी प्रेडिक्शंस होते हैं, मंथली, ईयरली होते हैं, तो इन सब का हमारी डेली लाइफ पे क्या असर पड़ता है? देखिए, ग्रह गोचर का तो बहुत, फिर हम बात करने जाएंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, उसके लिए हम अलग से पॉडकास्ट कर लेंगे। जैसे भी बीच में शनि वक्री हो गए थे, उसके बाद अभी भी शनि का गोचर परिवर्तन हुआ है, अभी मीन राशि में भी कुछ परिवर्तन होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके लिए हम अलग से पॉडकास्ट करेंगे। हाँ बिल्कुल, ग्रह गोचर का असर आता है, जनजीवन पर भी आता है, व्यक्तियों पर भी आता है, देश पर भी आता है। जैसे अभी यूक्रेन का जब युद्ध हुआ था, तब भी गोचर, कई ऐसे गोचर आए थे जिसमें कई लोगों ने भविष्यवाणियां की थी कि भाई युद्ध होगा। और जब बाढ़ आती है तब भी कुछ गोचर ऐसे होते हैं जिसमें बाढ़ का संकेत मिलता है। जब बड़े बड़े जनजीवन नष्ट हो जाते हैं, भगदड़ मच जाती है, तो उसमें भी ग्रह गोचर काम करते हैं और इनकी अच्छी और बुरी दृष्टि काम करती है। एक चीज और ये थी कि आप 2 राशियां हैं, नॉर्मली हम लोग राशियों के हिसाब से कंपैटिबिलिटी देखते हैं, बट अगर वो दोनों राशियां थोड़ी ऑपोजिट है या ठीक से नहीं, तो क्या कोई तरीका है कि हम उनके बीच की कंपैटिबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं? हाँ, कई कुंडलियां हमारे पास आती है, कुंडली मिलान होंगे, तो हम उसमें देखते हैं कि 2 राशियां बिल्कुल ही अपोजिट हैं। जैसे मैंने बताया ना कि एक राशि मान लो अगर बहुत ज़्यादा अच्छी है और कंफर्ट जोन में ले जाने वाली है, आँख बंद करके अपने पार्टनर पे भरोसा करती है, वहीं दूसरी राशि अगर ऐसी फंस गई जो शंकालु प्रवृत्ति की है, जिसको तो शक करने की आदत ही है, तो फिर ऐसे व्यक्तियों के बीच में तो त्रासदी होनी ही है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी आप शादी विवाह करें तो ये बहुत बड़ा एक डिसीजन होता है लाइफ का, तो आपको कुंडली मिलान जरूर करवाना चाहिए।
और कुंडली मिलान में भकूट मिलान होता है, नाड़ी दोष देखा जाता है, भाग्य देखा जाता है, अंशबल, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। उससे पता चलता है कि हमको इनसे शादी विवाह बंधन में बंधना चाहिए कि नहीं बंधना चाहिए। अब अगर लव मैरिज है, मान लो कुंडली मिलान नहीं हुआ, उसने तो कुछ भी नहीं मिलाया, बस प्रेम हुआ और कर ली शादी। अब क्या किया जाए? तो फिर ऐसे में आपको आपकी कुंडली में गुरु को बल देने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि गुरु ही एक ऐसे नक्षत्र हैं, गुरु ही एक ऐसे देवता है, गुरु ही एक ऐसा ग्रह है जो आपको पेशेंस देता है, जो आपको संबल देता है, जो आपको सहन शक्ति बढ़ा देता है। तो आपका विवाह विच्छेद नहीं होने देता है, आपको इतनी सहन शक्ति देता है कि आप एक दूसरे के प्रति थोड़े मूवेबल हो जाएँ और उस जो अपोज़िट नेचर है उसको बदल पाए, और जब तक अगला बदल नहीं रहा है उसको बदलने की कोशिश उस पे करते रहें। ये शक्ति सिर्फ़ गुरु देता है, तो गुरु के बल को फिर तीव्र करना पड़ता है। कुंडली में आप अगर ऐसा कोई कंडीशन को फेस कर रहे हैं, तो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएँ और अपने गुरु को दिखवाएँ कि गुरु कहाँ प्लेस है और गुरु को किस तरीके से बल दें, क्या दान करें, क्या रेमेडी करें, क्या ऐसी चीज़ें हम घर में लाके रख सकें जिससे हमारे ग्रस्त जीवन में जो शांति भंग हो रही है या आपस में एक सामंजस्य नहीं बन रहा है, वो बनने लगे। लेकिन बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि उनने शादी से पहले कुंडली मैच करवाई है, उनकी कुंडली पूरी बहुत अच्छी तरीके से मैच हो गई है, लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद उनके बीच में कुछ धीरे धीरे क्लैशेस चालू होते हैं और फिर एंड में वो या तो वो शादी बहुत खराब मोड़ पर आ चुकी होती है, बस वो सोसाइटी के प्रेशर की वजह से डिवोर्स नहीं लेते या फिर उनका डिवोर्स हो जाता है। तो ऐसा क्यों? देखो अगेन फिर इसमें एस्ट्रोलॉजर की गलती है। जो कुंडली मिलान कर रहा है वो बिल्कुल बहुत शिक्षित दीक्षित होना चाहिए, उसको बहुत अनुभव होना चाहिए, क्योंकि इसका खामियाजा 2 ज़िंदगियाँ नहीं 2 परिवार उठाते हैं। बिल्कुल। मेरे पास खुद एक ऐसा क्लाइंट आया था, मैं उन पंडित जी का नाम नहीं लूँगी, उनके बड़े-बड़े ऐड आते हैं दैनिक भास्कर में। उन्होंने एक कुंडली मिलान की थी लड़की की, और उन्होंने बोला था कि बिल्कुल ठीक है, इनकी शादी हो सकती है, और शायद से मेरे ख्याल से 29 या 30 गुण उन्होंने मिला दिए थे 36 में से। चूँकि उनकी जो बड़ी बिटिया थी वो मेरी क्लाइंट थी पुरानी, तो उन्होंने बोला कि एक बार हम दीदी को भी दिखाना चाहेंगे, तो वो मेरे पास लेकर आई। जब मैंने देखा तो उस कुंडली में, लड़के की कुंडली में उसकी पहली पत्नी के मृत्यु का योग था, जो पंडित जी ने नहीं देखा था। मैंने जब देखा तो मैंने बोला भाई मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि बच्ची का तो मृत्यु का योग है और उसको बहुत सारी जो है गर्भाशय से यानी बच्चेदानी से जुड़ी समस्या होगी और ओवर ब्लड की वजह से वो शांत हो सकती है। अब माताजी को लड़का इतना पसंद आ रहा था, वो विदेश में सेटल था, उसका जो सैलरी पैकेज था बहुत हाई था, परिवार बहुत अच्छा था, लड़का सिंगल था, तो उनको बहुत वो नहीं छोड़ना चाह रही थी उस रिश्ते को, तो वो बोली रेमेडी बता दो। तो मैंने देखा उनका, देखो एक्चुअल जो कुंडलियाँ हम जब मिलाते हैं ना, तो हम देखते हैं कि राहु केतु की क्या स्थिति है, शनि की क्या स्थिति है, मंगल की क्या स्थिति है। अगर लग्न में 7th हाउस में, 11th हाउस में, 10th हाउस में ये अच्छी स्थिति में नहीं है, तो ऐसे ग्रह जो हैं वो तलाक भी करा देते हैं, और कई बार जातक के पहले पति या पत्नी की मृत्यु का भी कारक मंगल हो जाता है। शनि जनरली तलाक कराता है, मंगल तो मृत्यु तक ही ले जाता है। राहु केतु ग्रह क्लेश देते हैं, इतना चरम पे विवाद देते हैं कि आदमी की मानसिक स्थिति बहुत डगमगा जाती है। कई बार जिनका राहु केतु लग्न में हो, 11th में हो, 7th में हो, ऐसी जो लड़कियों की चार्ट होती है वो अपने इन-लॉज़ पे ज़रूर से कुछ ना कुछ दहेज प्रताड़ना ऐसा उसका केस लगाती हैं। तो हमारी कुंडली हमारा आईना होती है, हमारा ब्लूप्रिंट होता है। तो ये हम एस्ट्रोलॉजरों का धर्म बनता है या उन पंडितों का फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी नैतिक ज़िम्मेदारी को समझें और कुंडली का अच्छे से विश्लेषण करें। एक दिन में समझ में नहीं आ रही, आप क्लाइंट को बोलिए नेक्स्ट डे आए, और उसके बाद उसका कुंडली का आप आराम से बैठकर बिल्कुल विश्लेषण करिए, टाइम लीजिए और फिर बताइए कि ये शादी सही है या गलत है। क्योंकि मैंने फिर बोला 2 दंपत्ति नहीं 2 परिवारों की ज़िंदगी तबाह हो जाती है कई बार गलत कुंडली मिलान से। बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं, इनको देख लेना चाहिए। जैसे आपने बोला कि अगर किसी के कुंडली में ये दोष है कि उसकी पहली पत्नी का निधन होना ही है, तो उस केस में क्या वो व्यक्ति को कभी शादी नहीं करनी चाहिए? क्योंकि अगर वो इससे नहीं करेगा, किसी और से करेगा, तो भी तो वो योग तो रहेगा। नहीं, फिर लाल किताब में इसकी रेमेडीज़ दी हुई हैं, उन रेमेडीज़ को फॉलो किया जाता है। उसका ब्रह्म विवाह का करवाया जाता है, एक वृक्ष से विवाह कराया जा सकता है, सांकेतिक विवाह होते हैं, बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। उसके रेमेडीज़ आप फुल प्रूफ कीजिए, फिर सांकेतिक आप विवाह कर दीजिए, किसी वृक्ष से उसको कटवा सकते हैं।
आप सांकेतिक फेरे ले सकते हैं किसी भी अन्य वस्तु के साथ जिसमें जीवन ना हो, ऐसी वस्तु के साथ आप फेरे ले लीजिए और वो फिर बाधा जो है जीवन से दूर हो जाती है। कई बार मैं इसमें स्वातिक बात, और मैंने बहुत सारी कुंडलियाँ देखी हैं, बिल्कुल। कई बार 2 विवाह का बड़ा योग होता है। हाँ। और ये बहुत जनरल रेगुलर वे में मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आ रहे हैं जिसमें पति या पत्नी की किसी की कुंडली में 2 विवाह का योग था शनि की वजह से, और उनकी शादी हो चुकी है। अब उनको जब हम बाद में ये बात बताते हैं तो हमको बहुत एक तो बहुत प्यार से और समझदारी से उसको बताना पड़ती है, क्योंकि अगर हम जनरली ये बताएंगे कि भैया तुम्हारे 2 विवाह के योग है, तो कभी-कभी अगर पति की कुंडली में तो पत्नी भड़क सकती है और पत्नी की कुंडली में तो पति शक कर सकता है। हाँ। तो हमें बहुत अच्छे से उसको समझाना होता है कि इस समय पर जाके इसकी 2 शादी का योग है। और उसका जो सबसे बड़ा रेमेडी है, मैं इस चैनल के माध्यम से देना चाहूँगी, अगर आपकी कुंडली में आपकी पति की या पत्नी की कुंडली में ऐसा कोई योग है 2 शादी का, और आप चाहते हो कि उसकी दूसरी शादी ना हो और आपके जीवन में कलेश ना हो, तो आप अपने ही पति-पत्नी से दोबारा विवाह कर लीजिए, पुनर्विवाह। ओके। आप किसी भी मंदिर में चले जाइए, एक सांकेतिक मंगलसूत्र ले जाइए। देव उठनी 11 का बड़ा महत्व है। देव उठनी 11 पे आप तुलसी विवाह जब होता है, तो अगर वो नियर अबाउट आपको पता चल रहा है, क्योंकि जनरली जब ये बात पता चल जाती है ना किसी क्लाइंट को, तो वो बहुत इंतज़ार के मूड में नहीं होता। उसको ऐसा लगता है मैं इस योग को जल्दी खत्म कर दूँ। तो अगर आपको देव उठनी 11 के नियर अबाउट ये पता चला है कि आपके पति की या आपकी पत्नी की आपके दूसरा विवाह लिखा है, तो तुलसी विवाह में आप जब तुलसी जी का विवाह होता है शालिग्राम जी से, उसके साथ उस तुलसी को बीच में रख के जब मंडप बनता है गन्नों का, उसके चारों ओर 7 फेरे ले लीजिए। वैसे ही जैसे कि 4 फेरे पति आगे होके और 3 फेरे पत्नी आगे होके, मांग भर दीजिए, मंगलसूत्र बांध दीजिए और माला एक दूसरे के गले में डाल दीजिए, तो ये दूसरे विवाह के बराबर ही आपको फल देगा। अगर आपको पहले पता चला देवउठनी 11 बहुत टाइम लग रहा है, आपको उतना समय नहीं व्यतीत करना है, तो आप किसी भी मंदिर में जाके, सिर्फ हनुमान जी का मंदिर नहीं होना चाहिए, भैरव का मंदिर नहीं होना चाहिए, ये 2 मंदिर आप छोड़ दीजिएगा। उसके अलावा देवी का मंदिर हो सकता है, शिव जी का मंदिर हो सकता है, अन्य सभी देवी देवताओं का मंदिर हो सकता है। उसमें जाके आप गंधर्व विवाह कर सकते हैं। गंधर्व विवाह मतलब एक दूसरे को वर वधू दोनों माला डाल दें, मांग भर दें, पंडित जी से मंत्रोच्चारण करा लें और किसी वेदी को बना के उसके 7 फेरे ले लें। अन्यथा आप जिस मंदिर में खड़े हैं उसी मंदिर की 7 परिक्रमा कर लें, 4 पति आगे होके 3 पत्नी आगे होके, तो आपका ये योग पूरा समाप्त हो जाता है और एक ही पति पत्नी के साथ आपकी पूरी लाइफ गुजर जाती है। मैं एक चीज समझ नहीं पाती हूँ कि हर एस्ट्रोलॉजर के प्रेडिक्शंस अलग-अलग क्यों हो जाते हैं? देखिए, हर एस्ट्रोलॉजर का ज्ञान लेने का तरीका और ज्ञान देने का तरीका अपना होता है। बिल्कुल। कुदरती हर आदमी के बोलचाल का लहज़ा और सलीका अलग होता है। डिपेंड करता है, मैंने बोला अनुभव। अनुभव आपको कितना है? कई बार कुछ लोग बिल्कुल चूँकि पढ़े हुए होते हैं, अभी तो बीच में एक बड़ा चलन चल रहा है, 99 रुपीज़ में 1 घंटे में बनिए ज्योतिष। हमें जीवन निकल गया, हम नहीं अपने आप को प्रकांड ज्योतिष बोल पाते हैं, क्योंकि हम अभी भी सीख रहे हैं। और 1 घंटे के वेबिनार, सेमिनार में कैसे कोई ज्योतिष बनेगा, समझ में ही नहीं आता, लेकिन बना रहे हैं लोग, उन लोग बन रहे हैं। तो ऐसा अधकचरा ज्ञान ना लें, और फिर भी अगर आपको अगर ज्योतिषी विद्या ज्ञान ग्रहण करना है तो किसी अच्छे ज्योतिषी की आप क्लासेस लीजिए। बिल्कुल। 1 साल, 2 साल, जब तक आपको लगता है कि आप सिद्ध नहीं हुए हैं, तब तक आप ज्ञान लीजिए उनसे। गुरु बिना ज्ञान नहीं होता, गुरु आप ज़रूर बनाएँ। ऑनलाइन आप चाहे जितना सीख लें, लेकिन उसको तराशने के लिए आपको एक गुरु की ज़रूरत पड़ेगी, बिल्कुल। जो अपने क्लाइंट को आपके हवाले करेगा, आपके सुपुर्द करेगा और उस क्लाइंट का एनालिसिस आप करके अपने मास्टर को बताइए, गुरु को बताइए कि मैंने इसकी कुंडली में ये देखा, मैं कहाँ सही हूँ, कहाँ गलत हूँ, तो आपको बेटर परिणाम मिलेंगे। और ज्योतिषी बनना प्रकृति ज्योतिषी को चुनती है, ज्योतिषी प्रकृति को नहीं चुन सकता। तो किसको एस्ट्रोलॉजर बनना है, ये प्रकृति सिलेक्ट करती है। तो अगर आपको प्रकृति ने एस्ट्रोलॉजर चुना है, तो एक बहुत बड़ा दायित्व आपको दिया है, उसका निर्वाह आपको करना चाहिए ईमानदारी के साथ और सेवा परमार्थ के साथ। हॉरोस्कोप यूजुअली लोग डेली का भी बताते हैं, वीकली भी होता है, मंथली, ईयरली। तो एज अ व्यूअर या एज अ नॉन एस्ट्रोलॉजर हम लोग उसको कितना, क्योंकि क्या होता है ना, हम 4 एस्ट्रोलॉजर्स का हमने सुना, चारों का अलग अलग हुआ और हम डेली सुन रहे हैं, तो हमारा दिमाग तो पूरी तरीके से ठप हो जाता है। तो बेसिकली हमें कितने बार हॉरोस्कोप सुनना चाहिए? देखो, मैंने बोला ना कि हर आदमी का बताने का अपना तरीका होता है। बहुत ज़्यादा आप
जिस चीज में अगर ये तो ज्योतिष का जो महासागर बहुत गहरा है, हाँ। जितना अंदर जाओगे डूबते जाओगे समाते जाओगे निकलना मुश्किल होगा। आप जितने एस्ट्रोलॉजर को सुनोगे, जितने डूज एंड डोंट में पढ़ोगे, ये करो ये नहीं करो, पीला पहनो, हाँ। हरा पहनो, नीला पहनो, हर व्यक्ति का आर्थिक परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं होती। अगर मैंने बोला कि बुधवार को आप हरा पहन लो, शुक्रवार को पिंक पहन लो, संडे को आप व्हाइट पहन लो, तो जनरली हर व्यक्ति का आर्थिक स्तर इतना अच्छा नहीं होता कि उसके पास सातों कलर के कपड़े हों, और सातों कलर के कपड़े होने के साथ 30 महीने के 30 कपड़े हों, बिल्कुल। है ना? तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए जितना सरल और सहज आप रह सकें, बस उतना ही आप रेमेडीज को फॉलो कीजिए। किसी एक को आप पकड़ के चलिए। एक को अगर आप बोलेंगे ना कि आप 17 जगह जाने से अच्छा एक किसी को आप अपना गुरु मान लीजिए। किसी एक की आप रेमेडीज को फॉलो कर रहे हैं तो फिर उसी को फॉलो कीजिए, क्योंकि गुरु को जब हम किसी को मानते हैं तो उसमें किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगर आप उस पर विश्वास करते हो तो आप फिर उसको ही पकड़ के चलो, बाकियों को मत सुनो। और अगर आप उस पर शक करते हो तो फिर उसको पकड़ने का आपको कोई फायदा नहीं है, सेंस ही नहीं बैठता। है ना? जहाँ विश्वास है वहाँ शक नहीं है, जहाँ शक है वहाँ विश्वास नहीं है। तो किसी एक को आप पकड़िए, उसी का आप डेली का सुनिए, उसी का साप्ताहिक प्रेडिक्शन सुनिए, और फिर उसी का राशि वाइज मासिक भी सुनिए। तो मंथली प्रेडिक्शन और ईयरली सब उसी को फॉलो करिए, किसी एक को फॉलो करिए, है ना? तो उससे आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। अभी एस्ट्रोलॉजर्स की एक बाढ़ सी इंस्टाग्राम पर आ गई है। हम भी बहुत कंफ्यूज हैं। एक नया व्यक्ति एक नई सुबह में हमको एस्ट्रोलॉजर दिखाई देता है इंस्टा पे, एफबी पे। मेरा बेटा भी 21 वर्ष का है और वो बचपन से जब से हुआ है तब से देख रहा है मम्मी एस्ट्रोलॉजी करती है। लेकिन वो भी मुझे कई बार बोलता है, मम्मी ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 6 नंबर वाले ऐसे होते हैं, मम्मी ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है ये नहीं पहनना चाहिए, मम्मी ये बोल रहा है इस दिन ये नहीं करना चाहिए। तो जब मेरा बेटा खुद इतना ज्योतिषी परिवेश में पड़ा हुआ बालक कंफ्यूज हो सकता है, तो नए युवा तो बहुत ज़्यादा बिल्कुल। भ्रमित होंगे। तो बिल्कुल आप किसी एक को पकड़ लीजिए। मैं ये नहीं बता रही किसको पकड़ना है, मुझे पकड़ना है, इसको पकड़ना है, बिल्कुल नहीं। जो आपको करेक्ट लग रहा है, जिसका प्रिडिक्शन आप अपने ऊपर लगाकर देख लीजिए, क्योंकि जितने भी जनरल प्रिडिक्शन आते हैं ना, मैंने फिर बताया, कुंडली विश्लेषण करा के किया हुआ प्रिडिक्शन और एक जनरल वे में किया हुआ प्रिडिक्शन, जमीन आसमान का फर्क होता है। क्योंकि जो हम डेली का जो हम प्रिडिक्शन दे रहे हैं या मासिक प्रिडिक्शन दे रहे हैं मंथली, वो हमें कैलकुलेटिव देते हैं सबके ऊपर, सबको मिलाकर। और जो हम कुंडली देखकर आपका प्रिडिक्शन दे रहे हैं वो पर्टिकुलर आपके ऊपर दे रहे हैं। आपको नहीं जाना ज्योतिषी के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास मत जाइए। आप सॉफ्टवेयर में अपना कुंडली चक्र बना लीजिए और देख लीजिए कौन सा पहले भाव में बैठा हुआ ग्रह लग्नेश, पंचमेश 5वें भाव का 9वें भाव में बैठा हुआ भाग्येश, आप इन पर ध्यान दे लीजिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। उनसे जुड़ी हुई रेमेडी देख लीजिए। गुरु जुड़ा है तो आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर को खोल के गुरु के उपाय कर लीजिए। बुध बैठा है, बुध के उपाय कर लीजिए। और वैसे अगर आपका भाग्येश, अगर मान लो भाग्य पे 9 नंबर, जो 9 नंबर का खाना गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर का जो स्थान है वो भाग्य स्थान कहलाता है, पिता का स्थान कहलाता है। अच्छा। तो भाग्य स्थान पर जो नंबर लिखा है, 2 लिखा है तो आप शुक्र के उपाय कर लेना, 8 लिखा है तो मंगल के उपाय कर लेना, 12 लिखा है तो गुरु के उपाय कर लेना, 7 लिखा है शुक्र के उपाय कर लेना। ऐसे आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर को खोल के वो उपाय कर लेंगे, आपका भाग्य चमक जाएगा। शादी अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल एस्ट्रोलॉजर से कुंडली मिलाएं। लव मैरिज कर रहे हैं, कुंडली को नहीं मानते, पंडितों को नहीं मानते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के ज्ञान को आप तवज्जो दे रहे हैं, तो आपका सप्तम भाव यानी पहला भाव और उसके जस्ट अपोजिट में होता है 7वां भाव। 7वें भाव में ही देख लें कि राहु, केतु, शनि, मंगल तो नहीं बैठे। अगर आपको दिख रहा है कि वो बैठे हुए हैं तो एक बार अपनी कुंडली जरूर दिखा लें। ओके। एक ये न्यूमरोलॉजी का भी बहुत ज़्यादा सुनने में अभी आया है, तो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, बेसिकली ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है? देखो, न्यूमरोलॉजी यानी अंक ज्योतिष एक अलग विद्या है। हाँ। जैसे डॉक्टर होते हैं तो कोई गायनो होता है, कोई एमबीबीएस होता है, कोई एमडी मेडिसिन होता है, वैसे ही एक ज्योतिषी में भी कई शाखाएं हैं। न्यूमरोलॉजी का चलन अभी ज़्यादा बढ़ गया है, तो अंक शास्त्र का ज्योतिष न्यूमरोलॉजी वाला कहलाता है। एक एस्ट्रो वास्तु होता है और एक वैदिक वास्तु होता है। वैदिक वास्तु जो पुरातन काल से चला आ रहा है, और एस्ट्रो वास्तु अभी इसलिए ज़्यादा ऑथेंटिक हो गया है क्योंकि जब हम किसी के घर का वास्तु करने जाते हैं तो हमें एक बार उस मुखिया के या उस घर में रहने वाले परिवार के सभी लोगों के लग्न चक्र और चंद्र चार्ट को देख लेना चाहिए। उससे हम उसका वास्तु बहुत अच्छा कर सकते हैं। हमें पता चल जाता है उनका कौन सा ग्रह बहुत अच्छा है और कौन सा ग्रह बहुत डैमेज है। तो
एस्ट्रो वास्तु जब हम करते हैं, जन्म चक्र से जुड़कर, कुंडली से जुड़कर जो वास्तु किया जाता है, वो वर्तमान देशकाल परिस्थिति में ज़्यादा उपयोगी है। और जो वैदिक ज्योतिष है वो ज़्यादा शास्त्र सम्मत है। वैदिक ज्योतिष पढ़ा हुआ व्यक्ति मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है, अगर उसका अनुभव अच्छा है, उसकी सीखने की शक्ति अच्छी है और उसका गुरु अच्छा है। तो क्या हम न्यूमरोलॉजी के थ्रू भी हम अपना लाइफ पार्टनर चूज कर सकते हैं, या हमें सिर्फ एस्ट्रोलॉजी पे ही बिलीव करना चाहिए? फिर वही बात आ जाती है स्वाति कि आपका विश्वास किस पे है। अगर आप अपने आप को न्यूमरोलॉजी से ज़्यादा जोड़कर रिलेट करते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपको न्यूमरोलॉजी का जो आप प्रेडिक्शन सुन रहे हैं वो ज़्यादा सटीक लग रहा है, वो आप पर ज़्यादा कारगर है, तो आप न्यूमरोलॉजी के अनुसार अपना लाइफ पार्टनर चुनें। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आप एस्ट्रो से ज्योतिष से ज़्यादा कनेक्ट हो पा रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो आप एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग अपना जीवन साथी चुन सकते हैं। आपका कंफर्टेबल जोन जो कह रहा हो, आप जिस जगह पर आप कंफर्टेबली फील कर रहे हो, आप उसके साथ जाइए। हमारे आपके कहने में मत जाइए। आपको जो लगता है कि ये मेरी लाइफ के लिए बेहतर है, क्योंकि हर व्यक्ति में प्राकृतिक रूप से ईश्वर ने सिक्स सेंस दिया हुआ है। आप अपने सिक्स सेंस को पहचानिए, जानिए, सूंघिए और फिर आँख बंद करके निर्णय लीजिए कि आपके लिए क्या सही है। किसी भी एस्ट्रोलॉजर के बताए हुए प्रेडिक्शन से ज़्यादा सटीक प्रेडिक्शन आप अपने लिए खुद कर सकते हैं। ओके। ये बहुत सारे लोग जो लाइक सेलिब्रिटीज़ हो गए या काफ़ी फेमस पर्सनालिटीज़ हो गए, वो लोग एक लकी नंबर को फॉलो करते हैं। तो क्या ये लकी नंबर सच में होता है, और अगर होता है तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा लकी नंबर कौन सा है? देखो, ये फिर एस्ट्रोलॉजी में आपको जाना पड़ेगा, न्यूमरोलॉजी में जाना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजर बता सकते हैं कि आपका कौन सा लकी नंबर है। एक बार आप अपना लकी नंबर निकलवा लीजिए। ओके। लकी नंबर भी निकलता है, लकी डेट्स भी निकलती है, लकी समय भी निकलता है, तो आप उस हिसाब से फिर अपना काम कर सकते हैं। ओके। तो जैसे ये जो टाइमिंग होता है 11-11 या इस तरीके के टाइमिंग होते हैं, ये भी इसी चीज़ से रिलेटेड होता है? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा ये 11-11 पे, 22, 222 पे विश्वास नहीं करती हूँ, हाँ। क्योंकि मैं इसमें एक्सपर्टीज़ भी नहीं है मेरी, तो मैं बहुत ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाती हूँ। तो इसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा सटीक जवाब आपको नहीं दे पाऊँगी। हाँ, होता होगा 11-11, मैंने तो अपने जीवन में कभी इसको महसूस नहीं किया और मुझे ज़रूरत भी नहीं लगी। क्या हमारे हाथों की रेखाएँ बदलती रहती हैं? हाँ, स्वाति, हाथों की रेखाएँ बिल्कुल समय के साथ चेंज होती रहती हैं। एक छोटा बच्चा होता है, उसकी हस्तरेखा कुछ और बोलती है। जब वो 18 साल का बालिग हो जाता है, तब उसकी हस्तरेखाएँ कुछ और होती हैं। 26 वर्ष के बाद एक बार हमारी हस्तरेखाएँ बदलती है। 42 के बाद हमारी हस्तरेखाएँ बदलती हैं। लास्ट हमारी 56 वर्ष की उम्र के बाद हस्तरेखाएँ बदल जाती हैं। अगर किसी के माता-पिता दोनों जीवित हैं लंबे समय तक, तो उनकी हस्तरेखा में ज़्यादा स्टेबिलिटी रहती है। वहीं अगर किसी के माता-पिता में से किसी का देहांत हो जाए, दोनों ही चले जाएँ, तो भी हस्तरेखा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। हमारी जन्म कुंडली, लग्न कुंडली भी हमारे माता-पिता के ना रहने पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि जब हमारे सर पर माता-पिता का साया रहता है, तो हमारे ग्रह नक्षत्र गोचर हमको बहुत ज़्यादा हार्म नहीं कर पाते हैं। बुरे ग्रह हमें परेशान नहीं कर पाते, क्योंकि माता-पिता उस बर्डन को ले लेते हैं। लेकिन वहीं अगर किसी जातक के बचपन से पिताजी नहीं है या माँ नहीं है, तो उसका या तो चंद्र कहीं न कहीं प्रतिकूल हो जाता है, या कहीं न कहीं उसका सूर्य डैमेज हो जाता है, तो इस वजह से कुछ ग्रह नक्षत्र हमारे बदलते रहते हैं। तो फिर हस्तरेखा से ज़्यादा तो एस्ट्रोलॉजी रिलायबल हुई? नहीं, मैंने बोला ना, दोनों का अपनी-अपनी जगह पर बहुत महत्व है। सामने वाला, देखने वाला कितना जानकारी उस पर डिपेंड करता है। हस्तरेखा बहुत ऑथेंटिक चीज़ है। हस्तरेखा का प्रेडिक्शन करना आपको आना चाहिए, आपको बताना आना चाहिए। हस्तरेखा में भी आपका पास्ट लाइफ भी रहती है, फ्यूचर भी रहता है और प्रेज़ेंट भी रहता है। वैसे एस्ट्रोलॉजी में भी सब कुछ रहता है। हाँ, कन्वीनियंट के तौर पर देखा जाए, तो एस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा विस्तृत विवरण दिया जा सकता है। हाँ। एस्ट्रोलॉजी में क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं क्लाइंट्स के, और क्वेश्चंस का समाधान भी बहुत सारा होता है, क्योंकि हमारी जो कुंडली होती है वो बहुत एक गहरी समुद्र के बाहर समान होती है गहराई उसकी। तो बहुत कुछ उसमें से क्वेश्चंस निकल सकते हैं, बहुत कुछ आंसर निकलते हैं, बहुत रेमेडीज़ निकलती है। बहुत सारी चीज़ों को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं ईज़ी गोइंग वे में। ओके। ये हमारे जो फिंगर्स के शेप होते हैं, जैसे किसी की पतली होती हैं, लंबी होती हैं, तो क्या ये मैटर करती हैं? हाँ, स्वाति, हमारे ओवरऑल बॉडी पार्ट्स जो हैं,
किसी न किसी को प्रेडिक्ट करते हैं या किसी न किसी को साइन आउट करते हैं। जैसे कई बार कहा जाता है जिनका मस्तक बहुत चौड़ा होता है, ब्रॉड होता है, हाँ। ऐसे लोग राजयोग लेकर पैदा होते हैं और राजसी जीवन भोग-विलास में बिताते हैं। ओके। वहीं अगर किसी के कहा जाता है कि अगर आप देखिएगा किसी-किसी का चेहरा बहुत पिंकिश होता है ना? वहीं किसी की हथेली का हाथ भी बहुत कलर भी बहुत पिंकिश होता है, गुलाबी हथेलियाँ होती हैं। हाँ। ऐसे लोग बहुत लग्ज़री लाइफ़ जीते हैं। ऐसे लोगों का शुक्र बड़ा मज़बूत होता है, ऐसे लोगों को प्रैक्टिकली गेन बहुत होता है। ऐसे ओके। लोग ऐसे घर में जन्म लेते हैं जहाँ ऑलरेडी भौतिक सुख-सुविधाएँ हों हाँ। या अगर नहीं भी होती हैं तो फिर वो इतने भाग्यशाली होते हैं कि उनके आने के बाद उनके घर का फाइनेंस बहुत अच्छा हो जाता है, भौतिक चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं, नौकर-चाकर का सुख इन्हें बहुत मिलता है। इसके अलावा कई लड़कियाँ होती हैं जिनकी आँखें बड़ी अच्छी सुनहरी और लंबी-लंबी बड़ी-सी होती हैं। हाँ। ऐसी लड़कियों को भी लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। ऐसी महिलाएँ विश्वसनीय बहुत होती हैं, ऐसी महिलाएँ चंचल होने के साथ-साथ स्थिरता लिए होती हैं। अच्छा। कब कौन-सा निर्णय उनको लेना है, ये उनको बहुत अच्छा पता होता है। हुँ। वहीं जिनकी अगर आँखें बहुत छोटी है किसी महिला की तो ऐसी महिला गंभीर बहुत होती है, दूरदृष्टा बहुत होती है। ऐसी महिलाओं की प्लानिंग बहुत अच्छी इफ़ेक्टफुली होती है। ऐसी महिलाएँ दूरदृष्टा होती हैं, उनको आगे क्या कदम कब उठाना है और हुँ। क्या योजना कब हमको इम्प्लीमेंट करनी है वो बहुत अच्छे से वो लोग कर पाती हैं। मध्यम आँखें जिनकी होती हैं जैसे हमारी तुम्हारी हैं, ना बहुत बड़ी है ना बहुत छोटी है, हाँ। ऐसे महिलाएँ बहुत मूवेबल होती हैं। हुँ। ये देश काल परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेती हैं। हुँ। ऐसी महिलाएँ वो मधुर वाणी बोलती हैं, बहुत ओके। न्याय संगत बात करती हैं। ये भूत और भविष्य की योजनाओं को जब बनाती हैं तो बहुत कुछ मतलब पास्ट को समझ के फ्यूचर की प्लानिंग करती हैं। हुँ। ये ऐसी महिलाएँ बचत करने में बहुत विश्वास रखती हैं। इमरजेंसी के लिए धन का कभी अगर उपयोग करना है तो कहाँ से करना है। हाँ। घर का प्रबंधन बहुत अच्छा करती है, मैनेजर बहुत अच्छी होती हैं ऐसी महिलाएँ। तो आप ओके। देखना जो महिलाएँ जिनकी मध्यम आँखें होती हैं वो बहुत मैनेजमेंट में बहुत धनी होती है और डायरेक्टर के पद पर, प्रिंसिपल के पद पर या निदेशक के पद पर ऐसी महिलाएँ बहुत होती हैं। ओके। वहीं बड़ी-बड़ी आँखों वाली आप देखना एक्टर बहुत अच्छी होती हैं। इनका कला पक्ष बहुत मजबूत होता है, चित्रकार बहुत अच्छी हो सकती हैं, हुँ। मॉडल बहुत अच्छी हो सकती है, इन्हें नेम फेम अपनी पर्सनैलिटी के दम पर मिलता है। ओके। ऐसी महिलाएँ गरीब घर में भी जन्म लेने के बाद कभी न कभी प्रसिद्धि को पाती हैं। वहीं अगर किसी की नाक बहुत लंबी है, तीखी है तो ऐसी महिलाएँ बहुत भाग्यशाली होती है और अधिकांश आप जितने एस्ट्रोलॉजर देखेंगे उनकी नाक बहुत लंबी होगी। हुँ। ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजी ज़रूर करते हैं। हुँ। एस्ट्रोलॉजी उन्हें चुने या वो एस्ट्रोलॉजी को चुने लेकिन कभी न कभी वो भविष्यवक्ता बनते ही हैं। ऐसी फीमेल भी और मेल भी इक्वली। वहीं जिस महिला के गाल बहुत भरे होते हैं, हाँ। मैंने बताया ना पिंकिश होते हैं, ऐसी महिलाएँ बहुत भाग्यशाली होती हैं। ऐसी महिलाओं की सेक्सुअल लाइफ़ बहुत अच्छी होती है। वो बहुत संतुष्ट सेक्सुअल लाइफ़ को जीती हैं, उनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होता है। ओके। उनका लाइफ़ पार्टनर उनको बहुत प्यार करने वाला मिलता है। ओके। जिनके होंठ बहुत गुलाबी हों, छोटे हों, उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी के अनुसार बहुत छोटे हों, हुँ। ऐसी महिलाओं को भी बहुत अच्छे जीवन साथी मिलते हैं। ऐसी महिलाएँ कम शब्दों में अपनी बात को बहुत सलीके से कहना जानती हैं। ऐसी महिलाएँ वाचाल प्रवृत्ति की नहीं होती। ओके। अननेसेसरी उनको बोलना नहीं होता है। सब्जेक्ट वाइज़ वो बात करती हैं, उनको हुँ। कोई भी विषय आप दे दीजिए, बहुत अच्छी वक्ता होती हैं। ओके। वहीं इसके उलट अगर किसी के होठों का शेप थोड़ा बड़ा है, हाँ। तो ऐसी महिलाएँ कोई भी बात राज की गुप्त नहीं रख सकती हैं। हुँ। वो ज़रूर से शाम को बता देंगे आज ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। कितनी कोई सहेली बोल दे भई ये बात तू लीक आउट नहीं करना, वो जब तक लीक आउट नहीं करेंगी उनके पेट में दर्द होता है। ओके। वाचाल प्रवृत्ति की होती हाँ। हैं। वहीं अगर जिनके होंठ ना छोटे ना बड़े मध्यम आकार के भरे हुए होंठ हैं, ऐसी महिलाएँ भी बहुत भाग्यशाली होती हैं। समय देखकर बात करती हैं, व्यक्ति देखकर बात करती हैं, व्यक्तियों को परखने की इनकी कला बहुत अच्छी होती है। ये भी बहुत अच्छी मॉडर्न पद्धति को निभाती हैं और ये मॉडलिंग के क्षेत्र में अच्छा करती हैं, कला के क्षेत्र में अच्छा करती हैं। नृत्यांगना ये डांसर बहुत अच्छी होती हैं। ओके। ऐसी महिलाएँ जज भी बहुत अच्छी होती हैं। ऐसी महिलाएँ कमिश्नर बहुत देखी जाती हैं। हुँ। तो आईएएस, आईपीएस जितने अफ़सर होते हैं उनके होंठ इसी तरीके से ओके। प्रेडिक्ट किए जाते हैं। इसके अलावा जिन महिलाओं की गर्दन बहुत ऊँची और लंबी होती है, सुराहीदार जिसे गर्दन कहा जाता है, हाँ। ऐसी महिलाएँ भी गुप्त साधना में, गुप्त विद्याओं में बहुत महारत हासिल करती हैं। ऐसी महिलाएँ किसी भी रहस्य को बहुत टाइम तक अपने आप में बरकरार रख सकती हैं। वहीं मध्यम आपकी गर्दन है, तो आप फिर से भाग्य लक्ष्मी कहला सकती हैं क्योंकि आप ईश्वर में बहुत अध्यात्म में बहुत दिलचस्पी रखती हैं, ईश्वर की सत्ता में बहुत विश्वास करती हैं।
ऐसी महिलाओं को पुत्र सुख बहुत मिलता है, पुत्री सुख भी बहुत मिलता है। ऐसी महिलाएँ जिनकी गर्दन मध्यम आकार की होती है, ये मेल पसंदीदा होती हैं, चाहे मेल में फादर हो, पति हो, फ्रेंड हो, कलीग्स हों, ये फ्रेंड सर्कल में यानी मेल सर्कल में इनका बहुत अच्छा व्यक्तित्व का प्रेज़ेंटेशन जाता है। मेल लोग इनसे बहुत कनेक्ट होते हैं, वो किसी भी रिश्ते में और किसी भी रूप में हो सकते हैं। ओके। इसके अलावा जिन महिलाओं की उँगलियाँ बहुत पतली-पतली होती हैं, जिन पुरुषों की उँगलियाँ बहुत पतली होती हैं, ऐसे लोग कलाकार बहुत अच्छे होते हैं। आप अच्छा। देखिए, एक्टर जितने अच्छे होंगे, उनकी उँगलियाँ बहुत पतली-पतली होंगी। हाँ। जितनी एक्ट्रेस हैं, जो कामयाब हैं, उनकी उँगलियाँ बहुत पतली हैं। जो बहुत अच्छे पेंटर हुए, गायक हुए, सिंगर हुए, डांसर हुए, उनकी उँगलियाँ बहुत पतली होती हैं। हुँ। वहीं जैसे हमारी उँगलियाँ हैं मोटी-मोटी, मध्यम आकार की, ऐसे व्यक्ति जीवन भर सीखते हैं। अच्छा। ऐसे लोग में क्यूरोसिटी बहुत होती है। हुँ। ऐसे लोग अगर एक काम को शुरू करते हैं तो समय पे पूरा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग अनुशासन प्रिय बहुत होते हैं। पर ऐसे लोग में एक नेगेटिव चीज़ ये होती है कि खुद अनुशासन प्रिय होते हैं तो दूसरों से भी वैसी उम्मीद रखते हैं। हाँ। ये चाहते हैं कि हर काम समय पे हो। हुँ। एक नेगेटिव पार्ट इनका ये भी होता है कि ये जल्दीबाजी में कभी-कभी निर्णय लेते हैं जो इनके लिए बहुत दिक्कत करता है। गलत हो जाता है। जैसे इन्हें रात में कोई बात याद आ गई या इन्हें रात में किसी की रिकॉर्डिंग देख ली, रात में कोई वीडियो देख लिया, तो ये उस व्यक्ति को समय नहीं देखेंगे, उसी समय कॉल लगाएँगे, हुँ। तुमने ऐसा किया। हुँ। मतलब इनमें जल्दीबाज़ी बहुत जल्दी होती है। ये बदले की भावना को बहुत दिनों तक दबा के नहीं रखते, जो है जैसा है मुँह पर कहकर ख़त्म करते हैं। ओके। तो ऐसा होता है और इसके अलावा मैंने गुलाबी हथेली का बता ही दिया। हाँ। तो जिनकी भी हथेलियाँ गुलाबी होती हैं, वो भौतिक रूप से बहुत लग्ज़रियस लाइफ़ को जीते हैं, उनका जीवन कम संघर्षों से भरा होता है। जिनकी हथेली की रेखाएँ बहुत गाढ़ी होती हैं और हाँ। स्पष्ट होती हैं, हुँ। ऐसे लोग बहुत सोच-विचार के कदम उठाते हैं। ऐसे लोग कभी-कभी ओवरथिंकर भी देखे गए हैं। ओके। बात बहुत छोटी है पर बहुत सोचेंगे, बहुत विचारेंगे। कभी-कभी तो इतना प्लानिंग में इतना टाइम व्यतीत कर देंगे कि वो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाता। वो अभी की प्लानिंग थी और आप 4 दिन सोचते रह गए और वो चीज़ निकल गई। बिल्कुल। तो कुंभ की प्लानिंग कर रहे हैं, कुंभ खत्म हो गया लेकिन प्लानिंग ही नहीं हुई कब जाना है, कैसे जाना है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग में बहुत समय खराब कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को एंटी एंग्ज़ायटी डिप्रेशन, तनाव इनसे दूर रहना चाहिए ओके। और बहुत ज़्यादा सोचने से बचना चाहिए। वहीं किसी की रेखाएँ आप देखोगे किसी के हाथ में रेखाएँ नहीं होती, हाँ। बहुत हल्की होती हैं। हुँ। ऐसे लोग बहुत उदारवादी होते हैं, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा भविष्य को लेकर प्लानिंग नहीं करते हैं। अच्छा। जो है, जब है, जैसा हो जाएगा और जनरली देखा जाएगा। देखा जाएगा और लेट गो करने वाले होते हैं। हाँ। ठीक है, इट्स ओके, हुँ। हो जाएगा, इट्स ओके मैं कर लूँगा, है ना? या कर लूँगी। हाँ। तो ऐसे लोग भी बहुत लग्ज़रियस लाइफ़ को लेकर आते हैं। बहुत सारी उनकी रेखाएँ नहीं होती हैं, वैसे ही उनके जीवन में बहुत सारा संघर्ष भी नहीं होता है। जनरली जिनकी हाथ की रेखाएँ जितनी गाढ़ी होती हैं, उनको उतना संघर्ष करना पड़ता है। मेरा प्रेडिक्शन ऐसा कहता है, बेसिकली मैंने देखा है। ओके। इसके अलावा पैर जिनका बोलते हैं सिर बड़ा सरदार का, पैर बड़ा मक्कार का। हाँ। जिस महिला का पैर या पुरुष का बहुत बड़ा होता है, वो भी एक तरीके से बहुत गरीबी फेस करता है, उसको दरिद्री योग आ जाता है। उसको अपने जीवन में हर काम की बनाने के लिए काम को बनाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। वहीं जो महिला है, जिसका पैर पूरा ज़मीन पर ऐसा टच नहीं हो रहा है, उसके बीच में गैप रह रहा है, हुँ। ऐसी महिलाएँ भी धन को जोड़ने में नाकामयाब होती हैं। ऐसी लोग महिलाओं की बचत करने की प्रवृत्ति नहीं होती। ऐसे पुरुष बहुत खर्चीले होते हैं। हाँ। ऐसी महिलाएँ घूमने-फिरने में और भौतिक बात में पड़कर अननेसेसरी खर्च करती हैं और पुरुष भी खर्चीले होते हैं। इसके अलावा जिन पुरुषों के पैर में एक भौंरी होती है या तिल कह लो, ऐसे पुरुषों को बहुत यात्राएँ करनी पड़ती हैं। जिस महिला की पैर की अंगूठे के बाजू वाली पैर की उँगली बड़ी होती है, हाँ। वो पैर भी बहुत लक्ष्मी योग्य कहलाया जाता है। ऐसी महिलाएँ भी अपने जीवन में हमेशा नेतृत्व करती हैं, लीडरशिप क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी होती है और इनकी बात में बहुत सटीकता और वज़न होता है। मगर अगर ये कोई एडवाइस कर रही हैं, तो ऐसी महिलाओं की एडवाइस ज़रूर मान लेनी चाहिए। और जिनकी डिंपल्स होते हैं उनका क्या है? देखिए, डिंपल वाली जो लेडीज़ होती हैं, वो बहुत लकी होती हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को प्रेम बहुत मिलता है अपने लव पार्टनर से, अपने मैरिज पार्टनर से। डिंपल पड़ने वाली महिलाओं को अपनी इन-लॉज़ से भी काफ़ी सारा प्रेम मिलता है। डिंपल ओवरऑल आपके प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। अभी आर्टिफ़िशियल भी डिंपल बनाए जाने लगे, तो आर्टिफ़िशियल नहीं, जो बाय बर्थ आपके डिंपल हैं, कहीं न कहीं वो दर्शा रहे हैं कि आपके माता-पिता आपसे बचपन में बहुत प्यार करते थे। आपके दादी और नानी बहुत आपसे प्यार करते थे और आगे जाके आपका लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर भी आपसे बहुत प्यार करेगा। तो ये श्योरिटी होती है डिंपल वालों की। डिंपल वालों को धोखा बहुत कम मिलता है।
ये बात तो मैं खुद भी बोल सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी मेरे मम्मी पापा से बहुत प्यार मिला है। मेरा हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ मुझे बहुत प्यार करते हैं, इवन मेरी सिस्टर इन लॉ। तो लाइक मुझे फील ही नहीं होता है कि मैं ससुराल में हूँ। तो हमने ओवरऑल पर्सनालिटी की बात करी। अब मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि हमारी बॉडी में बहुत अलग अलग जगह तिल होते हैं, अलग अलग तरह के, तो क्या उनका भी कोई महत्व होता है? बिल्कुल होता है, जिनके माथे पर तिल होता है उनको मान सम्मान जरूर मिलता है, देर से ही भले, लेकिन नेम फेम बहुत जल्दी मिलता है। कान के पीछे तिल होना अल्पायु को दर्शाता है। होठ के अपर लिप्स के ऊपर यहाँ पर तिल होना बहुत भाग्यशाली होती है ऐसी महिला। ऐसी महिलाओं को लॉस बहुत धनाढ़ मिलते हैं। ऐसी महिलाओं के पति का या लव पार्टनर या लाइफ पार्टनर का भाग्य उदय इनसे शादी करने के बाद होता है। नाक पर अगर आपके यहाँ पर तिल है तो ऐसी महिलाएं बहुत नकचड़ी होती हैं। अपनी बात को हमेशा सत्य साबित करना चाहती है और किसी की नहीं सुनती हैं। जिनकी ठोड़ी पे तिल होता है ऐसी महिलाएं भी बहुत राजलक्ष्मी कहलाती हैं। ऐसी महिलाएं जिस घर में रहती हैं, जब अपने पिता के घर में रहती है, पिता का घर हरा भरा रखती हैं, और ऐसी महिलाएं शादी के बाद अपने ससुराल को भी हरा भरा रखती हैं। अगर वो पहले से फाइनेंशियली अच्छे घर में गई हैं तो उसको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की देती है। और ऐसी महिलाएं जिनके महिला हो या पुरुष हो, जिसके राइट ब्रेस्ट या चेस्ट के नीचे मसा हो या तिल हो, ऐसे व्यक्ति को माना जाता है कि वो अपने ही कुल कुटुंब में वापस आया है। और मैंने कई ऐसे क्लाइंट्स को पूछा है और उन्होंने मेरी बात को एग्री किया है कि हाँ, ये हमारी मदर इन लॉ है, मम्मी है, दादी है, नानी है, तो ये अपने वापस आई हैं अपने ही कुल कुनबे में। जिनके पेट पर तिल होता है ऐसे लोग भोजन के बहुत शौकीन होते हैं। इनको बहुत चटपटा अच्छे मसालेदार भोजन का शौक होता है। नए नए व्यंजन को ये चखना चाहते हैं और ये बहुत ज़्यादा फूडी होते हैं। ऐसी महिलाएं या ऐसे पुरुष जिनकी नाभि में तिल होता है, ऐसे लोग की सेक्स लाइफ बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोगों का लव पार्टनर बहुत अच्छा होता है। जिनके राइट गाल पर तिल होता है, ऐसे व्यक्तियों की बचत की प्रवृत्ति बहुत अच्छी होती है और ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत बचत करते हैं। इनका फाइनेंस अच्छा होता है। वहीं अगर आपके बाएं गाल पर तिल है तो ऐसे लोगों का धन जो है अनएक्सपेक्टेड खर्चे लाइफ में होते रहते हैं। जितना कमाते हैं उतना पूरा खर्च हो जाता है। बेसिक नीड पूरी होती है लेकिन कभी भी ये बहुत सारा सेव नहीं कर पाते हैं लाइफ में। इसके अलावा अगर आपकी राइट जांघ पर तिल है, आपको बहुत यात्राएं करनी पड़ेंगी नो डाउट, लेकिन उससे बहुत नेम फेम मिलेगा, ग्रोथ मिलेगी और आपको बहुत फलित होगा। लेकिन अगर आपकी लेफ्ट जांघ पर तिल है तो फिर आपकी यात्राएं तो बहुत होंगी, यात्राओं में खर्च होगा लेकिन उतना गेन नहीं होगा। तो ये होता है। किसी के पैर के तलवे में मैंने बताया तिल है तो उसमें भी उसको बहुत यात्राओं का योग होता है। उसकी जीवन में सब कुछ उसको मिलता है लेकिन वो उसका उपभोग नहीं कर पाता है। उसके कमाए हुए धन का उपयोग उसके पूरी परिवार के लोग मौज मारते हैं। उसके कमाए हुए कपड़े, गाड़ी, बंगले, सबका उपभोग उसके परिवार लोग, मित्र लोग करते हैं, लेकिन वो कभी अपनी लाइफ को संतुष्टि के साथ जीवन यापन नहीं कर पाता। घूमता ही रहता है। तो ये कुछ ऐसे तिल है बेसिक जिनका बहुत ज़्यादा वर्णन है। बाकी तो बहुत सारा है, पीठ में है, कंधे में है, बाजुओं में है, भुजाओं में है, उंगलियों में है। हाँ, एक बहुत अच्छा तिल होता है अगर आपका हथेली पर तिल है और वो आपकी मुट्ठी बंद करने में मुट्ठी के अंदर आ रहा है, दैट मीन्स यू आर द वेरी लकीस्ट पर्सन। मेल फीमेल दोनों के लिए बहुत ये काम करता है। आपकी मुट्ठी के अंदर अगर तिल आ रहा है तो आप अपने जीवन में जरूर से बहुत सारा धन जोड़ेंगे और अपने स्वयं के कार्यों के द्वारा जोड़ेंगे। आपको पैतृक तो संपदा मिलती है लेकिन आप अपनी मेहनत से बहुत सारा नेम फेम कमाते हैं। वही अगर आपकी हथेली पर तिल है लेकिन वो मुट्ठी से बाहर है, दैट मीन्स फिर मैंने बोला कि आप धन तो बहुत कमाएंगे लेकिन अनएक्सपेक्टेड खर्चों में वो धन व्यय होता रहेगा और आप एक बहुत सारा हेल्थ और वेल्थ अपने परिवार के लिए नहीं जोड़ के जाते। तो ये कुछ मैंने जो मेरे को लगा कि हाँ बता देने चाहिए, वो लक्षण और वो तिल के आपको क्या फल है वो बता दिए। राहु और केतु के बीच में जब सारे ग्रह आ जाते हैं तो इसको कालसर्प दोष कहा गया और ऐसे बहुत सारे 12 प्रकार के कालसर्प दोष बताए गए हैं। कालसर्प दोष को दोष बोल दिया गया जबकि ये कालसर्प योग होना चाहिए। राहु और मंगल जब एक साथ विराजमान हो जाए कुंडली के किसी भी भाव में तो उसको अंगारक दोष कहा जाता है। ऐसे लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है। देखो स्वाति, लाल किताब एस्ट्रोलॉजी में की रामचरितमानस है। लाल किताब रखने भर से उसका एक ऑरा क्रिएट हो। बहुत सारे राजयोग होते हैं कुंडली में विद्यमान, लेकिन सबसे बड़ा अगर राजयोग की अगर हम बात करें तो गज केसरी राजयोग बहुत बलवान राजयोग होता है। गज केसरी राजयोग जिसकी कुंडली में हो उसको कुछ प्रिकॉशंस रखने चाहिए। तो मैंने पूरी 9 ग्रह की रेमेडी बता दी। जो जो सिम्टम आपकी लाइफ में है आप उससे रिलेट करिए,
आपको समझ में आ जाएगा। तुलसी को एकादशी के दिन, रविवार के दिन और बुधवार के दिन नहीं छूना चाहिए। जब एक स्त्री, एक लड़की रजस्वला होती है, पीरियड्स जब उसके आते हैं, तो उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी, एक अलग ऊर्जा की तरंगे आती हैं, और ऐसा माना गया कि उस एनर्जी को पचा पाना या बर्दाश्त करना ना तो देवी देवताओं के वश में था, ना तुलसी के वश में था।